अब आगे क्या करना है भाई? डॉक्टर आजाद कहाँ हो आप? काम डाउन आपने पूछना पहले। मैं भी पूछ सकता हूँ, आप पूछ लो पहले। यही सही तरीका है। मैं पहले शादी से पहले सीख गया था ये चीज़। बताओ। इंस्टाग्राम को खोलूँ, एक रील मुझे बोलेगी कि बच्चे ਨੂੰ काजल लगाओ तो अखा वड्डियां होंदी ने, है ना। अब मैं एक स्वाइप करूँगा, दूसरी रील मेरे को आ जाएगी काजल नहीं लगाना चाहिए। सारी चीज़ां बाबा जी ने दित्तियां ने, तुसी कुछ भी कर लो उन्हें बदल नहीं सकते। अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे नहीं होता है। तो सपोर्ट देना बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने तो बहुत दिया था। झूठ, साफ झूठ। मुझे मैंने दिया तो हम लोग था, काश मैं रील डाल पाता उसकी। बात कर रहे थे लैच पोजीशंस की बेसिकली। तो अभी भी रूरल एरियाज में बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो लेट के एक्चुअली बेटे को, अपने बच्चों को फीड कराती हैं। हर फीडिंग सेशन के बाद चाहे बच्चा बर्प करे या ना करे, 25 मिनट्स के लिए अपराइट रखना है, सो दैट द मिल्क ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम बिलो द टमी, और उसके वापस ऊपर आने के और चोकिंग कराने के और वॉमिटिंग कराने के चांसेस ना हो। बट डॉक्टर 25 मिनट लेके घूमेगा कौन? यही तो रोल आते हैं ना, जो सर बोल रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बच्चे को गैस होती है तो पेरेंट्स नो दे गेट पैनिक कि यार ये रोए जा रहा है, इरिटेट हो रहा है। सो व्हाट इज द स्टेज कि आपको लगता है कि यार अब इसको ना दवाई देनी चाहिए हमें गैस की? बच्चे को भी सीखना है वो, तो 10, 15, 20 मिनट्स तो करेगा वो, दैट इज नॉर्मल। इससे ज़्यादा टाइम लगता है। सो डॉक्टर अजय, अगर एक ही हुआ इतना ज़्यादा आएगा दिल्ली में, तो हम तो यही सोचेंगे ना, जो कि हर पेरेंट सोचता होगा कि दिल्ली छोड़ के कहीं ऐसी जगह पे जाके बस जाओ जहाँ पे एक ही कम से कम बच्चे का भविष्य तो सही रहेगा। देखो, जो अफ्लुएंट है वो तो सोच सकता है, बट ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया की है। करेक्ट। आप देखो कैलकाटा का भी एक अब खराब हो रहा है कि दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ दिल्ली दैट यू वांट टू लीव फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। बहुत बढ़िया जगह है दिल्ली। व्हाट आर द टॉयज वी शुड सजेस्ट टू, लाइक बच्चे के लिए हम जो टॉयज लेके आते हैं, कौन से टॉयज ऐसे हैं जो नहीं लाने चाहिए और कौन से हमें लाने चाहिए ताकि उसका स्क्रीन टाइम कम हो? बेसिकली कुछ भी जो स्टेशनरी है, थोड़ा लाइट क्रिएट कर रहा है सेफ है, साउंड क्रिएट कर रहा है सेफ है, बच्चे को एंगेज रख रहा है। पीपल स्टार्ट टू बिलीव मोर इन द चैट जीपीटी और जेमिनी देन अ डॉक्टर। एक पेरेंट ने मेरे को बताया था कि टू रिमूव द आई लैशेज फ्रॉम माई बेबीज आईज, चैट जीपीटी रिकमेंडेड मी कि ब्रेस्ट मिल्क डालो आई में। अच्छा, दादी नानी यार ये भी बोलती हैं कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है इवन देन सिजेरियन, बट आजकल हम देख लें रेट इसके ज़्यादा बढ़ रहे हैं। विच आर द टॉप लिस्ट इन वैक्सीनेशन विच पेरेंट्स शुड नेवर मिस और शी कैन डू बेटर? नहीं, शी हैज़ डन एवरीथिंग परफेक्टली, ठीक है ना, वो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो देयर इज नथिंग दैट। मैं गलत बैठ गया पॉडकास्ट में। बच्चे का जन्म होते ही गांव में आज भी लोग गाय का दूध प्रेफर करते हैं। तो गाय के दूध में मतलब नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला फीड देते हैं, अगर हम शहर की बात करें, अगर मैं भी हूँ तो मैंने अपने बेबी को फॉर्मूला फीड दिया, चाहे मैंने 6 महीने के बाद दिया हो। बट गांव में क्या होता है कि एक सेकंड ऑप्शन रखा जाता है कि अगर मदर अवेलेबल नहीं है, दादी देख रही है, तो वो गाय का दूध पिला देती है। तो वो कहाँ तक, कितनी लिमिट तक सही है वो? देखिए, अगर आप सिर्फ साइंटिफिक बेसिस पर जाओगे तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर द किड। और लेमैन टर्म्स में सिंपल एग्जांपल मैं सब पेरेंट्स को देता हूँ समझने के लिए कि आप जो मिल्क है जो काऊ या बफेलो प्रोड्यूस करती है वो अपने बेबीज़ के लिए करती है। अब उनका बेबी एज सून एज दे गेट डिलीवर्ड दे आर रेडी टू स्टैंड। उनका साइज़ देखिए, हमारा बेबी इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन अस, और उनका साइज़ देखिए। तो एज अ लेमैन ऑल्सो आप ये समझने की कोशिश करो कि फ़र्क बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट है। तो नेचर ऑलवेज प्रोड्यूसेस थिंग्स फॉर व्हाट इट इज़ नीडेड। तो जो हमारा काऊ का बेबी है, काफ है, उसके साइज़ के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से, गट के हिसाब से आप देखोगे ऑल दीज एनिमल्स दे कीप चूइंग दे कड, राइट? करेक्ट। तो दैट काइंड ऑफ मिल्क इज़ सॉर्ट ऑफ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। उसमें जो प्रोटीन रेशियोज़ हैं जो नेचुरली मदर्स मिल्क में हमारे बेबी इजीली डाइजेस्ट कर पाएँ, वो प्रोटीन रेशियोज़ टोटली फ्लिप्ड हैं, right? The amount of lactose and other carbohydrates and the fats that are present are not ideal, जो हमारे humans के बेबी को ग्रोथ पहला कराएं। सेकेंड, बच्चों के लिए टू डाइजेस्ट दैट मिल्क इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो देयर समथिंग कॉल्ड काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, बहुत कॉमन है।
इंडिया में उसके रेट्स इतने हाई हैं कंपेयर टू द वेस्ट ओनली बिकॉज काउ मिल्क इज सो कॉमनली यूज्ड इन आवर कंट्री. सो बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट एनी लेवल. तो आप लेमन की तरह भी समझना चाहो, सिंपल एग्जाम्पल है आपके पास कितना डिफरेंस है हमारे बच्चे में और काउ बफलो के बेबी में. और साइंटिफिक बेसिस पर जाओगे तो प्रोटीन रेशियोज आर फ्लिप्ड, very hard to digest for our kids, so not recommended at all. Oof, my wife is so excited कि सीधा गाय के क्वेश्चन पे आ गए. So coming back to the basics, you've been the best pediatrician ever met in पटपड़गंज. मतलब मैं जिसके पास भी गया, जिन भी पेरेंट्स के पास गया, आई थिंक पटपड़गंज में लोग जानते होंगे आपके बारे में. डॉक्टर रजत ग्रोवर, ही इज़ फेमस फॉर हिज रियल एडवाइजरी और रियल जो भी कंसल्टेशन देते हैं वो मतलब बिल्कुल क्लियर कट होती है कि ऐसा ही होगा, ऐसा होना चाहिए और विदाउट फिल्टर होता है. यू हैव बीन फ्रॉम वर्क विद एम्स, अपने मौलाना आज़ाद से अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी करी है. तो हाउ वाज दैट जर्नी एंड आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स क्या मिस करते हैं जो हमने वहाँ पे पढ़ा है व्हेन इट कम्स टू प्रेगनेंसी टू द चिल्ड्रन? तो देखो जैसे आपने बोला कि सी द ओनली एम इन लाइफ इज़ नॉट टू जस्ट गेट फेमस. आई हैव ऑलवेज हैड अ रियल पैशन फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एंड डिजीजेज एंड टू सी ऑल सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमंस, बच्चों से लेके बड़ों तक, कि जल्दी ठीक हों, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएँ. तो वो पैशन हमेशा से है. एंड आई हैव ऑलवेज वर्कड इन द फिलोसफी, बिलीव्ड इन द फिलोसफी दैट see, we don't need a lot of medicines for a lot of things. And I'm answerable to the person who can't even speak or express themselves, जो हमारे बच्चे हैं, right? So I'm not doing these things to impress you guys. I'm just doing this thing. वो कई पेरेंट्स ऑफेंड हो जाएं, कई पेरेंट्स उसको इन अ गुड स्टेड लें, बट इट इज़ ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द किड्स, राइट? तो मैं गवर्नमेंट में भी जब था, when I was doing my residency, I was doing my senior residency, I was in Maulana Azad, or I was in GTB, or I was in AIIMS Rishikesh. The concept was to help these guys get better as soon as possible. Okay. सिंपल फिलोसफी है और कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है. अगर आप वो माइंड में रख के करोगे काम तो एवरीथिंग जस्ट फ्लोज लाइक ईजी स्ट्रीम. तो वो फिर मुश्किल नहीं होता है. हाँ, डिफरेंसेस थोड़े आते हैं बिकॉज हम लोग अलग अलग स्ट्रैटा को केटर करते हैं, राइट? तो रेजिडेंसी में अलग स्ट्रेटा को मैं केटर करता था. अभी इन अ प्राइवेट सेटअप आई एम केटरिंग टू एन एंटायरली डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी. तो चैलेंजेस हमेशा अलग रहेंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपने भी बताया कि जो हम लोग भी तो गांव से जब आते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल वेस्टेड है कि विच आर इनग्रेन्ड इन टू अस कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है. तो वो हम लोग अर्बन एरियाज़ में भी देखते हैं. बट लोग ज़्यादा रिसेप्टिव होते जा रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, सब जगह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है पेरेंट्स को रियलाइज़ करने में कि हाँ ये ठीक बात है, ये गलत बात है, ये अननेसेसरी है और ये इम्पॉर्टेंट है ना? तो सारा क्रेडिट सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं जाता है. हाँ, पेरेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग वाइजर एंड दे आर मोर रिसेप्टिव. दे आर नॉट सो रिजिड कि नहीं ऐसा होता था पहले तो हम ऐसा ही करें. क्योंकि हमारी ही लाइफ टाइम में हमारी जनरेशन ने बहुत चेंजेस देख लिए, स्पेशली टेक्नोलॉजी में. तो जब मेडिसिन में वही बात आती है तो हम लोग रिसेप्टिव हैं कि अच्छा हाँ चेंज हो सकता है. हम लोगों ने लैंडलाइन भी देखे, हम लोग अब आईफोन भी देख रहे हैं. करेक्ट. हम लोगों ने सिंगल टीवी इन अ हाउस होल्ड भी देखा है और अब सबके हाथ में स्क्रीन्स हैं, हम वो भी देख रहे हैं. Correct. तो हमारी जनरेशन इज़ वे मोर रिसेप्टिव टू चेंजेस एंड टू एडवाइजेस विच माइट बी कॉन्ट्राडिक्टरी. जो बड़ों को लगे कि नहीं ये तो अलग है, बट हमारे साथ साथ अब बड़े भी चेंज हो रहे हैं. सो इवन द एल्डर्स इन द फैमिली आई सी दोज गाइज आर ऑल्सो वेरी रिसेप्टिव नाउ. तो द क्रेडिट गोज टू बोथ द पीपल और बोथ द टाइप्स ऑफ पीपल हु आर हैंडलिंग द किड्स, पेरेंट्स एंड फैमिलीज एंड ऑल्सो द पीडियाट्रिशियंस. सो डॉक्टर जो जैसे कि आपने स्क्रीन टाइम की बात करी, अब मैं इंस्टाग्राम को खोलूँ, एक रील मुझे बोलेगी कि बच्चे नु काजल लगाओ तो अखा वड्डियाँ होंदी ने है ना. अब मैं एक स्वाइप करूँगा, दूसरी रील मेरे को आ जाएगी काजल नहीं लगाना चाहिए. अब नाउ इन दिस ईरा जहाँ पे मेरे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉलिंग में, एवरीबडी स्क्रॉलिंग इट. जब मैं पेरेंट बना था एंड आई केम टू नो कि माई वाइफ इज़ प्रेगनेंट, आई वॉज जोन्ड आउट. मैं ब्लैंक हो गया था, मुझे पता ही नहीं था अब करना क्या है. सो कैन यू प्लीज़ गाइड मी थ्रू दैट फेज कि कैसे कैसे क्या क्या सोच के करना चाहिए और व्हाट कुड बी योर थॉट कि मैं होता तो ऐसे ऐसे करता. तो जैसे आपने बोला ना, देखो अखा सिर नाक सारी चीज़ां बाबा जी ने दित्तियां ने. तुसी कुछ भी कर लो उन्होंने बदल नहीं सकते, ना वड्डी कर सकते हो ना छोटी कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते.
तो सिंपल है, वी डू थिंग्स जो बेबी के लिए बेनिफिशियल हैं, और बेनिफिशियल वो है मिनिमम इंटरवेंशन, कि हम अपनी तरफ से अननेसेसरी काम तो एक भी ना करें, ठीक है। अब फादर्स के लिए और हस्बैंड्स के लिए यूजुअली वो टाइम थोड़ा टफ इसलिए भी हो जाता है, देखो हमारी फीलिंग्स तो बाहर वैसे आती नहीं है, मर्द But तो हम लोग- इमोशनलेस होते हैं ना। नहीं होते नहीं है इमोशनलेस, बट और मैं आई एम ऑल्सो नॉट ट्राइंग टू कंडोन एनी काइंड ऑफ बिहेवियर। देखो ऐसे होता है कि हम अकेले उस टाइम पार्ट ऑफ दैट ट्रायड होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट। ठीक है। ना हम मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, ना हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, और ना ही वी वेंट थ्रू दोज 9 months ऑफ वॉट एवर हार्मोनल चेंजेस दैट अ मदर गोज थ्रू, ठीक है। तो उनकी हार्डशिप्स अलग लेवल की हैं, बट दे हैव बीन कोपिंग विद इट थ्रू आउट। सारा का सारा अटेंशन इज फोकस्ड ऑन दैट ऑल्सो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए मैं यूजली फादर्स हस्बैंड्स को कहता हूँ कि आप लोगों को भी वो जो केयर गिवर रेयरिंग वाला रोल है वो अपनाना है। तो आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते, बट अगर एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क है जो पंप हो चुका है वो बेबी को फीड कराओ, बेबी के नैपी चेंजेस में हेल्प करो, बेबी को स्पंजिंग बेदिंग में हेल्प करो, बेबी को बर्पिंग कराने में हेल्प करो। तो जब आप लोग बिजी रहोगे तो वो जो हेल्पलेस होपलेस वाली सिचुएशन है ना, कि द बेबी इज क्राइंग, द मदर इज नॉट देयर, अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे नहीं होता है। तो सपोर्ट देना बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने तो बहुत दिया था। झूठ, साफ झूठ। जी, मैंने दिया अभी तो हम लोग था। काश मैं रील डाल पाता उसकी। चलो, आप लोग की जर्नी तो मैंने बहुत क्लोजली देखी है, तो आई विल नॉट गेट पर्सनल इन दिस, बट वो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स एंड पेरेंट्स एंड फादर्स दैट आई मीट आर प्रीटी हैंड्स ऑन नाउ, ठीक है। हमारे जो भी सर्कमस्टेंसेस थोड़े डिफरेंट है कंपेयर टू अदर पेरेंट्स, तो विद इन दोज लिमिट्स ऑल्सो यू हैव डन अ गुड जॉब, ऐसा मैं मना नहीं करूँगा, बट फुल ऑन तो नहीं कह सकते अभी। जो कि बहुत फादर्स पेरेंट्स कर रहे हैं, वो अवेयरनेस है, एवरी वन वॉन्ट्स टू पिच इन टू हेल्प। और देखो फैमिलीज़ के साइजेस भी तो कितने छोटे हो गए ना, पहले कम्युनिटीज़ बड़ी होती थी, ह्यूज जॉइंट फैमिलीज होती जिला थी। होता था पूरा। हाँ जिला होता था, सही बात है। तो वो उसमें कोई ना कोई तो मिल जाता था कि हाँ अभी इन्होंने मदरहुड जर्नी करी है, शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस रिसेंटली, तो वो सारी सलाह वो दे देंगे, सारी चीज़ें वो कर देंगे, हेल्प आउट कर देंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे, सपोर्ट ग्रुप्स बन जाते हैं विद इन द फैमिली। अब हमें सपोर्ट ग्रुप्स बाहर से चाहिए, कि जो कोहोर्ट है जिन्होंने हमारे साथ डिलीवरी कराई, सेम हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई, मे बी सेम गायनेक से मिल रहे हैं, तो वो सपोर्ट ग्रुप से बन जाते हैं कि अगर आप कुछ फेस कर रहे हो तो देन दी अदर पर्सन ऑल्सो हेल्प्स यू आउट। बट वो जो इंटरनल हमारा ट्रायड है, मदर फादर एंड द बेबी का, उनकी जो हमारी वो होती है ना जुगलबंदी जो आप कह लो, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। अगर वो हेवायर जाती है तो फिर हमारा ऑटो है 3 पहियों वाला, गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी भी हो जाएगी, तो उसमें 3 पहिए इंपॉर्टेंट है। तो एज ए हस्बैंड मुझे अपनी वाइफ को उस टाइम प्रेग्नेंट, शी इज़ प्रेग्नेंट, शी गोट द न्यूज़ प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पे मुझे क्या अपनी वाइफ के लिए करना चाहिए, क्योंकि मैं ब्रेस्ट आपने बोला ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकता, और मैं वो चीज़ नहीं कर सकता जो मेरी वाइफ हार्मोनल चेंजेस के गो थ्रू जा रही है। तो व्हाट एज अ हस्बैंड आई कैन डू मच, लाइक क्या मैं उसको बोल सकता हूँ, या कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उसको ज़्यादा बेटर लगेंगी इन केस जो मैंने नहीं बोली होंगी। बट ऑन द अदर पार्ट अबाउट और ये हर पूछ रहे हैं कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं क्या क्या बोलूं। एंड अबाउट हर लाइक व्हाट शी कैन डू बेटर। नहीं, शी हैज़ डन एवरीथिंग परफेक्टली, ठीक है ना, वो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो देयर इज नथिंग दैट शी कैन डू बेटर। हाँ, तो वो आप वो पार्टी चेंज कभी नहीं होने वाली है। तो व्हाट यू आर आस्किंग इज ऑल्सो गुड। तो पहली चीज़ जो मैं बोलता हूँ हस्बैंड्स को इज़ इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग, आप स्ट्रेस मत बढ़ाओ सामने वाले का, ठीक है। कि देखो बच्चा रो रहा है, तुम फीड ही नहीं करा रहे, देखो ब्रेस्ट फीडिंग कितना इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं सब लोग, तुम ब्रेस्ट फीड ही नहीं करा रहे, है ना। देखो बच्चे का डायपर वेट हो रखा है, अभी भी गीला है, आप वो सारे काम कर लो, ठीक है। स्ट्रेस मत बढ़ाओ, पहला स्टेप तो वही है कि देयर आर too much hormonal volatility going on in her body. She has just recovered from the delivery process, चाहे normal हो चाहे cesarean हो, so don't add on to the stress, क्योंकि everyone else will, देखो इंटेंशन सबका अच्छा होता है ना, सब फैमिली मेम्बर्स का इंटेंशन अच्छा होता है, बट उस अच्छे इंटेंशन के साथ भी बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं मदर्स की, अच्छा मैं तो ये भी नहीं कर पा रही, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं लैच कराने का कोशिश करती हूँ, बेबी लैच ही नहीं कर पा रही हूँ। तो हस्बैंड्स को सबसे पहले दे शुड ट्राई एंड काम देम डाउन, बिकॉज दे हैव बीन विद देम फॉर सो लॉन्ग, है ना, उन्हीं को पता है कि कैसे हम लोग काम डाउन कर सकते हैं।
पहला। दूसरा, अब जो आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम कि हाँ एक्चुअल इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने के यूजुअली 4-5 रीजंस ही होते हैं, बट हमें ऐसे लगता है कि मतलब सब पूरी दुनिया ही हमारे अगेंस्ट है। ऐसा होता नहीं है, प्रॉब्लम्स 3-4 ही होती हैं, है ना। वो 3-4 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, सल्यूशन ढूंढने की तरफ काम करना है। तो काजल से स्टार्ट करते हैं, या फिर चलो डिलीवरी वाले टाइम से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबको रिकमेंड करते हैं सबसे पहला तो कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है ना। बट जो ब्रेस्ट मिल्क है फर्स्ट 24 आवर्स में 5 to 15 ml ही आता है, तो दैट इज़ नॉर्मल। तो ये इन्फॉर्मेशन ही जब मदर्स को पता लगती है तो उससे ही थोड़ा सा हमारा फिनिकीनेस फिजिटीनेस कम हो जाता है, पहला। दूसरा कि काम हमारा सिर्फ इतना है कि हम अपनी मेहनत करें पूरी, विच इज़ कि टू कीप द बेबी ऑन आवर ब्रेस्ट्स एवरी टाइम, एवरी 2 to 3 hours। वो लैचिंग की पोजीशन हम लोग सिखा देते हैं, आजकल इतने लैक्टेशन काउंसलर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस, गायनिक्स, एवरीबडी हेल्प्स यू आउट। तो वो पोजीशन बन जाए। वो पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट 2 days तो मदर्स आर मोस्टली रिकम्बेंट, क्योंकि सिजेरियन का रेट बढ़ रहा है ना। तो अगर वो रिकम्बेंट है, नहीं बैठ सकते हैं, तो वो पोजीशन में आपको हेल्प करानी है फिर। तो यू नीड टू बी प्रेजेंट। तो पहला पॉइंट स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है, सेकंड पॉइंट यू हैव टू बी प्रेजेंट, है ना। तो प्रेजेंट रहोगे, वो छोटी छोटी चीज़ें आप फिगर आउट करके हेल्प करा सकते हो, ठीक है। थर्ड है, जैसे आपने काजल का बताया, तो काजल के साथ साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे मैंने बोला कि हेड की शेप, नोज़ की शेप, तो वो बनाने के लिए सब लोग मसाजेस बताते हैं। करेक्ट है ना। तो दादियाँ नानियाँ ऐसे करो ऐसे करो, तो वो दैट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक। वो फॉर्मनेस के साथ जब हम वो प्रेशर्स करते हैं, क्योंकि बच्चा ग्रोइंग है, हमारे हेड की भी जो बोन्स हैं दे आर ऑल फ्लेक्सिबल, वो फ्लूइड के साथ दे आर नॉट कनेक्टेड अभी कम्प्लीटली, क्योंकि हेड और ब्रेन का साइज को इंक्रीज होना है। तो जैसे जैसे ब्रेन का साइज इंक्रीज होगा तो उसके बाद धीरे धीरे सूचर्स फिक्स्ड होते हैं। अगर हम इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स लगाएंगे तो थिंग्स कैन गेट वेरी डायर, है ना। फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इंटरनल ब्रेन डैमेज हो सकता है। सो वी शुड नॉट बी डूइंग एनी ऑफ दोज मसाजेस। आपके साथ आए हैं टू शेप, देखो भगवान करे ना ही आए, बट रेयरली दीज थिंग्स आर फाउंड व्हेन पीपल गो ओवरबोर्ड, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं करना है। ना ही नाक की शेप चेंज हो सकती है आपसे, ना आपसे सिर की शेप चेंज होएगी, स्पेशली इन द न्यूली बॉर्न पीरियड। न्यूली बॉर्न पीरियड हम कहते हैं फर्स्ट न्यू बॉर्न बोलते हैं फर्स्ट 28 days के लिए। ये सब बिल्कुल नहीं करना। काजल का प्रॉब्लम देखो ये है कि पहली तो है कि वी हैव टीयर डक्ट्स ओवर हेयर, ठीक है। टीयर डक्ट्स ड्रेन थ्रू द नोज। अब काजल इज़ अ वेरी थिक कंसिस्टेंसी वाला थिंग विच ब्लॉक्स द टीयर डक्ट्स। तो टीयर डक्ट ब्लॉक होगा, आई स्वेलिंग, आई डिस्चार्ज, इन्फेक्शन इन द आईज बिकम वेरी कॉमन। तो वो बड़ा कॉमन हो जाता है कि आंखों में इन्फेक्शन हो गया, आंखें सूज गई, येलो डिस्चार्ज आ रहा है। सेकेंड थिंग इज़ बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें जो काजल या सूरमा यूज़ होता है उसमें लेड के पार्टिकल्स भी होते हैं। अब वो हमारे, अब आई को जब इवर्ट करोगे तो देखोगे ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाता है। डायरेक्टली अब्जॉर्ब होगा तो लेड पॉइजनिंग हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत डेंजरस हैं ये चीज़ें। कुछ नुस्खे ऐसे हैं जो हेल्पफुल होते हैं। अब हेल्पफुल इस तरीके से होते हैं क्योंकि देखो हमें तो सबके साथ काम करना है, तो सारी चीज़ों में हम वी कांट ऑफेंड आवर एल्डर्स ऑल्सो नो। तो बहुत बार बच्चों को पूप में, फार्ट में, यूरिन के टाइम हेल्प चाहिए होती है, बिकॉज छोटू से हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। तो आप देखोगे बच्चे बहुत क्रैंकी, फिजिटी हो जाते हैं वाइल पासिंग ऑल ऑफ दीज 3 things। सो अगर 15-20 minutes क्रॉस हो गए तो हींग लगाने के लिए बोलते हैं टमी पे। तो हींग अकेला लगाने से बहुत ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होता है, बट आप उसमें ऐड कर दो टमी मसाज, है ना, इन अ क्लॉकवाइज मैनर। सो देन इट हेल्प्स द बेबी टू पास आउट ऑल ऑफ दैट गैस और पूप और यूरिन, राइट। तो वो आप हींग और मसाज को मिक्स कर दो, तो घर के बड़े भी खुश हो गए, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और मसाज से हमने हेल्प भी करा दिया, है ना। तो हमें वी हैव टू ट्रेड अ फाइन लाइन कि ना ही हम सारी चीज़ों पे वो करें, बट हाँ जो चीज़ें बच्चों के लिए हार्मफुल हैं उसके लिए तो मना करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत कॉमन सन एक्सपोजर, कि धूप दिलाओगे तो जॉन्डिस कम हो जाएगा। उससे डेंजरस चीज़ कुछ नहीं है, क्योंकि पहला तो आप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूवी इंडेक्स ऑफ द एरियाज दैट वी आर लिविंग इन, की जो यूवी रेज की मात्रा है जो आपके मेरे स्किन पे भी टच करती है वो इतनी हाई है कि इट इज़ रिकमेंडेड कि आप और मैं भी बाहर जाएं तो सनस्क्रीन लगा के जाएं, ताकि हमारी स्किन को वो यूवी रेज से डैमेज नहीं हो, है ना। अब वही चीज़ क्योंकि हमारे स्किन के नंबर ऑफ लेयर्स से बहुत कम लेयर्स हैं बच्चों में, अब उस बच्चे को अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो फिर वो यूवी रेज का डैमेज तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो एक रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न है कि यूजली नॉर्थ इंडिया में तो मोस्ट ऑफ द मंथ्स जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज़ प्रीटी हाई, है ना। तो धूप के साथ साथ चाहे अर्ली मॉर्निंग भी क्यों ना हो,
बच्चों को स्वेटिंग इंक्रीज होती है, स्वेटिंग से वो बहुत ज़्यादा बॉडी का फ्लूइड लूज़ करते हैं तो डिहाइड्रेट हो सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से वेट लॉस हो सकता है और वेट लॉस सबसे बड़ा रीज़न है जॉन्डिस इंक्रीज होने का। तो इवेंचुअली क्या हुआ, धूप दिलाने से काउंटर प्रोडक्टिवली जॉन्डिस बढ़ गया कम होने की जगह, है ना, तो इसलिए बहुत रिस्की है। तो बिल्कुल अमेरिकन अकेडमी सेज कि फॉर द फर्स्ट 6 months द बेबी शुड नॉट बी एक्सपोज टू एनी सन, है ना, तो वो नहीं कराना है। ऐसे ही हनी का भी बोलते हैं कि 1 साल पहले हनी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी वो चाहिए। जो एक्चुअली जो घुट्टी देने वाला रिवाज है डॉक्टर, मना है, वो मना है, बट मना इसलिए नहीं है कि मेरे को एतराज़ है या मेरा कोई सेल्फिश इंटरेस्ट है उसमें, है ना, वो इसलिए क्योंकि देखो घुट्टी बहुत हाई ऑस्मोलैरिटी वाला फॉर्मुलेशन है। अब वो बहुत हाई जो फॉर्मुलेशन है हमारी ऑस्मोलैरिटी वाला, सेम काउ मिल्क बफलो मिल्क के लिए भी है, उसमें भी ऑस्मोलैरिटी बहुत हाई है। अब वो डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, कोलिक इंक्रीज कर सकता है, इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें बहुत इंक्रीज हो जाएंगी। तो बच्चों के लिए सेफ सिर्फ यही है कि फर्स्ट 6 months जो भी उनके माउथ में जा रहा है, उनकी बॉडी और इंटेस्टाइन्स में के अंदर जा रहा है, दैट शुड बी 1 स्टेराइल। सेकेंड कि उसकी जो ऑस्मोलैरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा हो जो बच्चे का गट हैंडल कर सके, है ना, तो वो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। पहला मदर्स मिल्क, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे कि मान लो मदर इज़ नॉट वेल और किसी रीज़न से मिल्क प्रोडक्शन हमारा नहीं उतना हो पा रहा है जितनी बच्चे की रिक्वायरमेंट है, तब फॉर्मूला मिल्क। द ओनली बेस्ट थिंग फॉर किड्स इज़ मदर्स मिल्क फॉर द फर्स्ट 6 months। और हनी के साथ एक और प्रॉब्लम एक्स्ट्रा है, क्योंकि हनी इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड एज अ बॉट्यूलिनम टॉक्सिन। ओके, तो वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कीटाणु है, जो उसी के अंदर पनपता है ना, और उसको हैंडल करने की क्षमता एक तो बेबी की बॉडी में है नहीं, सेकंड वो इन्फेक्शन, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म भी अभी हमारे मैच्योर नहीं हुआ, इम्यूनिटी तो बनी ही नहीं है, तो वो टॉक्सिन बहुत एकदम न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फैलता है, ठीक है, और जो एंड रिजल्ट है दैट कैन बी लीथल, बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इसलिए 12 months तक हनी बिल्कुल भी नहीं दे सकते बच्चों को किसी भी फॉर्म में। अभी आप बात कर रहे थे लैच पोजीशंस की बेसिकली, तो अभी भी रूरल एरियाज में बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो लेट के एक्चुअली बेटे को अपने बच्चों को फीड कराती हैं, तो वो सही है या गलत है? लाइंग डाउन पोजीशन में भी हम ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें फिजियोलॉजी समझनी है बच्चे की। अब लेटे लेटे तो मैं भी कुछ लिक्विड नहीं इनटेक कर पाऊंगा कंफर्टेबली, है ना, मुझे बहुत मेहनत लगेगी, ब्रीदिंग, सकिंग, सॉलोइंग, सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी पड़ेंगी। बच्चों के अंदर नेक कंट्रोल भी नहीं है ना, तो लाइंग डाउन के लिए स्पेसिफिक पोजीशंस हम लोग भी और काउंसलर्स भी बताते हैं। उसका बेसिक क्रक्स इतना होता है कि जब हम लाइंग डाउन में करा भी रहे हैं फीडिंग, द बेबीज नेक शुड बी अपराइट, है ना, तो वो हम लोग हेल्प करा देते हैं आपको, क्योंकि जब सिजेरियन होता है तो 24 आवर्स थोड़ा रिकम्बेंट ही रह पाते हैं मदर्स, क्योंकि पेन भी होता है, तो अब उस वजह से हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन और हमारी बॉडी तो वही काम करेगी जिसके लिए उनको बताया जाएगा कि ये काम चाहिए। तो ब्रेस्ट स्टिमुलेट नहीं होंगे तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ब्रेस्ट स्टिमुलेशन इज इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट 24, वेरी इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट 24 आवर्स, इवन दो मिल्क 5 से 15 ml है, मैंने बताया। तो इसलिए ब्रेस्ट स्टिमुलेशन के लिए अगर मदर लाइंग भी है तो भी हमें बेबी को लाइंग डाउन पोजीशन में कराना है लैच, बट उसकी फिक्स पोजीशंस होती हैं जिसमें बेबी का नेक शुड बी स्लाइटली अपराइट, सो दैट चोकिंग का रिस्क नहीं हो। और हर फीडिंग सेशन के बाद, ये तो मैं आपने भी बहुत सुना है, अब मैं फिर ऐड कर देता हूँ, हर फीडिंग सेशन के बाद चाहे बच्चा बर्प करे या ना करे, 25 मिनट्स के लिए अपराइट रखना है, सो दैट द मिल्क ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम बिलो द टमी, और उसके वापस ऊपर आने के और चोकिंग कराने के और वॉमिटिंग कराने के चांसेस ना हो। A chance of 1 in 100,000 or 1 million also I cannot take. चोकिंग क्यों करानी है, बहुत रिस्की हो सकती है, तो हमें वो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि बच्चा चोक ना करे। बट डॉक्टर 25 मिनट लेके घूमेगा कौन? यही तो रोल आते हैं ना, जो सर बोल रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो यहाँ पर हस्बैंड मुझे समझ में आ रहा था क्या करना है, लेकिन द प्रॉब्लम है कि वो कैसे करना है, उठाया नहीं जाता बच्चा छोटा, ऐसे मेरे से नहीं उठाया जा रहा, अरे तो छोटा से मैं कैसे उठाऊंगा, बिकॉज डर लगता है जब, है ना, आप दूसरों का बच्चा उठाते हो, यू आर फ्री, ठीक है यार, नहीं फ्री नहीं होना, मतलब दूसरा आपको उतना फेयर नहीं होता, आपको उतना फेयर नहीं होता है, जब आप अपना होना चाहिए। हाँ, माता सेट क्या है, मैं अगला यही बोलने वाला था, आगे से बहुत डर लगेगा, उनका भी तो पहला ही है ना, तो वो भी तो नहीं, मतलब मेरे कहने का उन्हें तो भी वेरी ऑनेस्ट, ये मतलब हर मर्द के साथ होता होगा, जो बच्चा बहुत छोटा होता है उसको बहुत डर लगता है कि कहीं से मैं कुछ दबा ना दूं, नस ना कर दूं, ये ना कर दूं, कुछ टच ना हो जाए ऐसा जिससे कि इसको हार्म हो जाए, दैट वेज इन द माइंड कहता है कि यार आप ही संभालो, ज़्यादा बेटर है। दो उसके बाद मैंने लाइक आई यूज्ड टू टेक
25 थोड़ा मिनट्स सा बड़ा हो गया। है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कितना बड़ा? मतलब वो बोल सकते हो कि 3-4 घंटे का हो गया। ठीक है। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट द मसाज। हाँ जी। तो जो दाइयों को बुलाया जाता हाँ जी, है, मतलब हाँ मैंने जी। भी अपने बेटे की कराई है, नो डाउट, बट उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है कि तालू भरने के लिए तेल जो सर में डालते हैं बच्चों की, वो कहाँ तक जेन्युइन चीज़ है? देखो, मसाज के कंपोनेंट, जैसे आपसे भी बात हुई थी हमारी कि 2 कंपोनेंट्स हैं। बेबी को फर्म टच फील कराना है, सेकंड जॉइंट्स की नेचुरल मूवमेंट्स करानी है, दैट इज ऑल। तीसरा कंपोनेंट मॉइस्चराइजेशन का आता है, जो हमारा बेस्ट मॉइस्चराइजर कोकोनट ऑयल है ना। तो यही 3 काम है हमारे मसाज के, है ना, टू मेक द मसल सपल, है ना, कि ग्रोथ अच्छे से हो फिर, है ना। तो अब बहुत सारे देखो रीति रिवाजों के उस टाइम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रीजंस रहे होंगे। अब मुझे हर एक का तो रीज़न नहीं पता कि हाँ ये प्रैक्टिस क्यों डेवलप हुई या वो प्रैक्टिस क्यों डेवलप हुई, बस जिस टाइम कॉन्टेक्स्ट में वो डेवलप हुई थी 100% कुछ रीज़न रहा होगा। बट अगर आप आज की नॉलेज के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से देखो तो वो पॉइंटलेस है। उसके साथ साथ आपने ये तो मेंशन कर दिया, वो प्रेशर वाला तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा, द सेम काइंड ऑफ थिंग इज ऑल्सो डन फॉर द प्राइवेट पार्ट ऑफ मेल बेबीज, राइट। तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि फोर स्किन उस टाइम पर इतनी डेवलप हुई नहीं है कि आपको उसके ऊपर से अलग से कुछ करना है, या यू हैव टू मे बी हैंडल दैट टू मच, तो वो नहीं करना है। क्योंकि जितनी हैंडलिंग एक्स्ट्रा होएगी, जितना अननेसेसरी हम उसको हैंडल करेंगे, उतना ज़्यादा स्कारिंग का रिस्क बढ़ता है। यू हैव टू क्लीन इट, नो डाउट, क्लीन करना है, नॉर्मल स्किन की तरह ट्रीट करना है। ऊपर से ना तो कुछ तेल की धार, ना कुछ पानी की धार, ऐसे कुछ नहीं डालना, ठीक है। द ऑरिफिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, वो पिनाइल ऑरिफिस एकदम सामने होता है। पेरेंट्स, क्योंकि एल्डर्स आर सेइंग, तो वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि नहीं हमारा तो ओरिफिस गलत है, ये वो, बहुत एप्रीहेंसिव पेरेंट्स डेली हैव टू डील विद। वो उनको जब दिखा दो तो फिर शांत भी हो जाते हैं, उनको समझ आ जाता है कि हाँ ये तो है ही, और थोड़ा कंफर्ट चाहिए होता है ना। और इवन द एल्डर्स, द ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ बात तो सही कर रहे हैं। तो लॉजिक हर किसी को समझ आता है। ऐसा अभी कोई भी नहीं है कि स्पेसिफिकली रूढ़ीवादी कि नहीं आप कुछ भी लॉजिक दे दो, हम तो अपनी मन की ही करेंगे। ऐसे लोग अब नहीं है, मोस्टली नहीं है, थैंकफुली और फॉर्चुनेटली, है ना। डॉक्टर नो की पता नहीं बोल देते होंगे घर जाके, बट उनको लॉजिक दे दो, तो जब नेक्स्ट मैं मिलता हूँ उनसे, वो लोग खुद ही कहते हैं कि नहीं आपने बोला था, हम ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये जो क्रेडल कैप्स हो जाता है बेबी के सर में, वो एक्सेस ऑयल की वजह से होता है? नहीं, वो थोड़ा डैंड्रफ से अलग है। एक्चुअली मॉइस्चराइजेशन जब हमारी कम होती है तो एक रीज़न वो है, और दूसरा क्लिनलीनेस जब हैम्पर होती है। तो विंटर में जब भी हम लोग यूजली बेबीज रेयर कर रहे होते हैं, तो एवरीवन इज केयर्ड ऑफ बेदिंग द हेड, है ना, बेदिंग द बेबी डेली। तो वो जब हम ऑल्टर करते हैं कि दिन में, कि हफ्ते में 2 बार 3 बार या 4 बार नहलाएंगे, हेड वॉश हर बार नहीं करेंगे, तो फिर क्रैडल कैप बनने लगता है। और उसका ट्रीटमेंट भी सिंपल है कि डेली हेड वॉश करना है और फिर कोकोनट ऑयल लगाना है, बस इतना ही। वो डैंड्रफ नहीं है। डैंड्रफ होगी आपको, मेरे को, तो सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेगा कि ऑयल बंद कर दो, है ना। वो ब्लैक स्टिकी भी तो हो जाता है ना, वो हाँ हाँ, वो सब लूजन अप हो जाता है। वो सारे स्टेजेस हैं उसके, कि शुरू में आपको वाइटिश दिखेगा, पाउडरी दिखेगा, फ्लेकी दिखेगा, फिर उसके बाद और ड्राई होने लगेगा, तो एकदम जो आपको ब्लैक जैसे आप बता रहे हो, एकदम स्टक ऑन फ्यू पॉइंट्स आपको दिखेंगे, वो जो आपको लगेगा कि ये अब तो अब हटेंगे तो बहुत पेनफुल होगा। उसके भी नेक्स्ट लेवल है कि द एंटायर हेड टर्न्स रेड, बिल्कुल वाइट फ्लेकी एकदम हार्ड लेयर आ जाती है। तो वो बच्चे को मॉइस्चराइजेशन और क्लीनलीनेस, यही 2 चीज़ें चाहिए, और बेस्ट मॉइस्चराइजर कोकोनट ऑयल है। नो प्रोडक्ट्स, नो क्रीम्स, नो लोशन, नथिंग। कोकोनट पैराशूट ऑयल, पैराशूट के ब्रांड्स का तो देखो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि फिर से कोई 4 हफ्ते के बाद कुछ निकल आएगा कि इसमें भी मिलावट है। हम जब गोले का तेल बोलते तो दिमाग में वही एक ब्रांड आता है। तो जो कोकोनट ऑयल जिस फॉर्म में आपको मिल रहा है, जिसमें आपको भरोसा है कि सिर्फ कोकोनट ऑयल है, जिसमें कोकोनट ऑयल के साथ 2nd, 3rd, 4th इंग्रेडिएंट है, वो हमें यूज़ नहीं करना है। प्लेन कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का। अच्छा, दादी नानी यार ये भी बोलती हैं कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, इवन देन सिजेरियन। बट आजकल हम देख लें रेट इसके ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू वुमेन कि वो ज़्यादा करना चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा अच्छे से हो, या फिर इट्स अबाउट सिजेरियन ओनली? नहीं, नो डाउट, नॉर्मल डिलीवरी को नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नॉर्मल है ना। हमारी फिजियोलॉजी और ह्यूमंस, आप बाकी एनिमल्स भी देख लो, नॉर्मल डिलीवरी इज़ द नॉर्म।
बट देखो सिजेरियन आया क्यों, पहले तो ये समझना है क्योंकि डिलीवरी प्रोसेस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। 9 मंथ का टाइम है, आप एक नया लाइफ को रियर कर रहे हो इनसाइड योर वूम। आपकी बॉडी के 10 चीज़ें हैं जो अलग हो सकती हैं दूसरे मदर की बॉडी से। आपके इलनेसेस ऐसे हो सकते हैं, आपका जेनेटिक मेकअप ऐसा हो सकता है, आपकी हाइट ऐसी हो सकती है, बेबी की ग्रोथ ऐसी हो सकती है, आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस ऐसे रह सकते हैं क्योंकि एवरीवन इज़ बिजी राइट नाउ, एवरीवन हैज़ अ ह्यूज लोड ऑफ स्ट्रेस राइट नाउ। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हमारी प्रेगनेंसी में होती हैं, तो जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है ना, स्पेशली इन द फर्स्ट 12 आवर्स 72 आवर्स की बच्चों को जब बचा नहीं पाया जा रहा था या वी वर लूजिंग मदर्स इन दिस प्रोसेस, तो वहाँ पर सिजेरियन की एंट्री होती है। ठीक है, तो सिजेरियन इज़ अ स्पेसिफिक मेडिकल प्रोसीजर जिसके फिक्स्ड इंडिकेशंस हैं। वो फिक्स्ड इंडिकेशंस बेबी से रिलेटेड हो सकते हैं, मदर से रिलेटेड हो सकते हैं, या दोनों से ही रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, या हमारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकते हैं। जो इंडिकेशन फिक्स्ड हैं उन इंडिकेशंस के लिए अगर सिजेरियन हो रहा है तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं एक्चुअली में उस टाइम पॉइंट पे, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सेव ईदर द मदर्स लाइफ और द बेबीज लाइफ और बोथ ऑफ देयर लाइफ्स, है ना। बट जितना हो सकता है, मेरे भी जितने गायनेक कोलीग्स हैं कि हम लोग यही बात करते हैं कि ऑल ऑफ अस वी स्ट्राइव टू इंक्रीज द रेट ऑफ नॉर्मल डिलीवरीज एज मच एज पॉसिबल। ये मैं समझता हूँ कि एक धारणा है कि सब हॉस्पिटल्स चाहते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी। मेरा क्वेश्चन होने वाला था ये। तो इसीलिए अगर आप देखोगे जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ, हम लोगों के रिव्यूज़ होते हैं एवरी मंथ कि नॉर्मल डिलीवरी का रेट कहाँ है, इंक्रीज़ कराना है। हम लोग का टारगेट है 80 to 90% नॉर्मल डिलीवरीज होनी चाहिए, और उसी कॉन्टेक्स्ट में सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस भी सेम है। ठीक है, ताकि ये ना लोगों को लगने का नहीं है, ताकि अगर किसी के दिमाग में भी आ रहा है कि हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए सिजेरियन करना चाहें तो वो ऑप्शन ही नहीं है, कि वो इंसेंटिव ही नहीं है। वो इंसेंटिव यूजुअली मतलब बहुत सब लोग अवेयर हैं। आपके दिमाग में भी ये सवाल इसीलिए आया ना क्योंकि सिजेरियन के रेट्स बढ़ रहे हैं, नो डाउट बढ़ रहे हैं। अब एवरी सिंगल केस के लिए तो मैं आई कैन नॉट से कि हाँ वहाँ क्यों हुआ सिजेरियन, यहाँ क्यों हुआ सिजेरियन, बट बिलीव मी गायनेक्स भी यही चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो क्योंकि वही नॉर्मल है ना। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, वही नॉर्मल है। और नॉर्मल डिलीवरी के बाद चीज़ें बहुत स्मूथ रहती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि लाइंग डाउन पोजीशन में 24 to 48 आवर्स सिजेरियन के बाद रहना पड़ता है मदर्स को। फिर उसके नॉर्मल डिलीवरी में तो ऐसा है नहीं, विद इन 4 to 6 आवर्स मदर्स आर सिटिंग, मिल्क आउटपुट जल्दी बढ़ जाता है। हमारी बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो नेचुरली होते हैं, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, बेबी को जो ब्रीदिंग के लिए चाहिए, गट माइक्रोफ्लोरा है ना, बहुत बड़ा एक ऑर्गन है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है गट माइक्रोफ्लोरा। वो भी बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी में बेटर मिलता है कंपेयर टू सिजेरियन, क्योंकि सारी चीज़ क्लीन है और हम ऊपर से निकाल रहे हैं। द बेबी डज नॉट नीड टू ट्रैवल द जेनिटल ट्रैक्ट सिजेरियन में, है ना। तो वो सारी चीज़ें मिलाकर नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली इज़ एनी डे बेटर देन सिजेरियन। अब उसके अंदर एक और देखो थोड़ा रिचुअलिस्टिक भी है। अब कई लोगों को एक स्पेसिफिक टाइम पर डिलीवरी चाहिए, ये है ना, कि 2:50 के 50 सेकंड पर डिलीवरी होनी चाहिए। मेरा राहु में हो जाएगा तो केतु में हो जाएगा, और वो प्रेशर्स भी बहुत आ जाते हैं डॉक्टर्स पे। ऐसा नहीं है कि वो गायनेक्स पे वो प्रेशर्स नहीं आते होंगे। मुझे मतलब मैं गायनेक नहीं हूँ तो मैं बोल नहीं सकता, बट आते ही होंगे। तो वो टाइम काट देते हैं। हाँ, तो वो नॉर्मल डिलीवरी तो में तो वो ऑप्शन ही नहीं है। वो तो जब होनी है वो अपने आप ही होएगी, है ना। correct. तो जब हम लोग उस बेंड ऑफ माइंड से सोचेंगे तो फिर वो भी एक इंडिकेशन आज की डेट में बनते जा रहा है, विच इज़ नॉट आइडियल, विच इज़ नॉट गुड, और होना भी नहीं चाहिए। एंड आई नो अ लॉट ऑफ गायनेक्स अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक जैसे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर्स बोलते भी हैं कि आप ये एक्सरसाइजेस करो, यू डू दिस। डज दिस आल्सो इंप्रूव दिस रेट कि आप नॉर्मल डिलीवरी में जाओगे, लाइक शी वाज डूइंग एक्सरसाइज व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तो डज दिस ऑल्सो इम्प्रूव दिस? हाँ, डेफिनेटली दे हेल्प। सो केगल एक्सरसाइजेस कराते हैं तो सो दैट आपकी पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग हो, ताकि जब लेबर आए और नॉर्मल डिलीवरी का हम ट्राई कर रहे हैं तो अच्छे से द बेबी इज एबल टू ट्रेवर्स दैट जेनिटल ट्रैक्ट वेरी इजीली। तो वो तो 100% दे हेल्प ऑल द मदर्स। बट देखो हमारा जो फिजिकल मेकअप है, इसलिए देखो फिटनेस स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम जब प्रेग्नेंट होए तभी हमें फिर सोचना है एक्सरसाइज का या फिटनेस का। अगर हमारा अंडरलाइंग ही बेसिस काफ़ी फिट है, हम आवर बॉडी कैन टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, सो देन देर आर हायर चांसेस। अगर हमारे लाइफस्टाइल में स्ट्रेस नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा, बड़ा मुश्किल है कहना, मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो हमारे ऊपर ही है ना। आई डोंट हैव एनी स्लीपिंग आवर्स, लाइक नथिंग इज़ रूटीन। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा, आई नो हाउ कॉर्पोरेट जॉब्स ऑल्सो वर्क, है ना।
तो स्ट्रेस नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा है, हम लोग अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हैं, हम लोग फिट बॉडी में रह रहे हैं, तो वो ऑल दोज थिंग्स डेफिनेटली विल प्रमोट एंड इंक्रीज द रेट्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, और वो अवेयरनेस आ रही है. एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 5 to 10 years वी विल बी सीइंग इंक्रीज इन नॉर्मल डिलीवरीज. सो डिलीवरी से अब हम बच्चे की डिलीवरी पे आते हैं. तो सबसे पहले जो वैक्सीन्स लगते हैं बच्चे को, वो ज़रूरी क्यों होते हैं वैक्सीन्स? और नॉर्मली जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन्स लगते हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन दिए जाते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, तो वो सेगवे वहीं से स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने बोला था कि हमारे जो डिलीवरी वाले टाइम में कि बेबी की इम्यून जो मेकेनिज़म्स हैं वो बहुत प्रीमेच्योर है, इमेच्योर है. बच्चे की बॉडी में एंटीबॉडीज़ नो डाउट मदर की ब्लड से डायरेक्टली जाते हैं. वो ब्रेस्ट मिल्क में भी होते हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क भी हेल्प करता है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए. तो जो मैंने बताया कि नियोनेटल मोर्टेलिटी की द रेट विच टेल्स अस कि हम कितने बच्चे खो रहे हैं, वो बहुत हाई था 50s 60s में. और धीरे धीरे फिर हमने देखा, सब जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डिजीज़ है, जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत जानलेवा साबित हो रहे हैं थ्रू आउट. कि मतलब एपिडेमिक्स आ रहे हैं, डिप्थीरिया के, टेटनस के, पर्टसिस काली खांसी के, हेपेटाइटिस बी के, इन्फ्लुएंजा के, पोलियो, है ना, जो कि बहुत ही कि एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी बनाने में हिंडर कर रहा है. तो इसलिए अब आप देखोगे कंपेयर टू दैट टाइम 60 70 और 100 years बैक, उसके बाद अभी से कंपेयर करोगे, वैक्सीनेशंस हैव प्लेड अ ह्यूज रोल इन रिड्यूसिंग द नियोनेटल मोर्टेलिटी कि पहले 28 दिन में हम लोग बच्चा ना खो दें, इन्फेंट मोर्टेलिटी के पहले 1 साल में हम लोग बच्चा ना खो दें, और चाइल्डहुड मोर्टेलिटी फर्स्ट 5 years में भी हम लोग बच्चा ना खोएं. तो वैक्सीन्स यूजुअली जो रिकमेंडेड हैं, हर देश में एक अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स होती है. अमेरिका में अमेरिकन अकेडमी है, इंडिया में इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, यूके में नाइस गाइडलाइंस होती हैं, यूरोप की अपनी गाइडलाइंस है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी गाइडलाइंस है. बट मोस्ट ऑफ देम फॉलो द सेम सेट ऑफ वैक्सीनेशन गाइडलाइंस कि ये बेयर मिनिमम है जो सब बच्चों को चाहिए. तो इंडिया में भी वैसा ही है. ठीक है. अब जो गवर्नमेंट में वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ इतनी ही वैक्सीन्स चाहिए. ठीक है. बहुत सिंपल एनालॉजी है, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द बेयर मिनिमम टू यू, जो उनके बजट में है. क्योंकि उनको सिर्फ वैक्सीनेशन का काम नहीं देखना है, उनको रोड्स भी देखने हैं, पब्लिक वर्क्स भी देखने हैं, एजुकेशन भी देखना है, डिफेंस भी देखना है, डिप्लोमेसी भी देखनी है, डे टू डे हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़ लाइक टैक्स कलेक्शन, ये भी देखना है, सब कुछ देखना है उनको. तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है उनको, बट ऐसी प्रायोरिटी नहीं है कि वो पूरा फुल ब्लोन सारा बजट उस पर दे पाए. तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. वो गवर्नमेंट की शायद गलती नहीं है, क्योंकि वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, द गवर्नमेंट हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट जो वैक्सीन्स जितनी सारी चाहिए और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आई वुड रिकमेंड कि वो सारी वैक्सीन्स लगनी चाहिए जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बताती है. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, वो सब पीडियाट्रिशियंस आर ऑन द सेम पेज ऑन दैट, एंड इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑन द सेम पेज ऑफ दैट. गवर्नमेंट कहती है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो तो लगवाओ ही लगवाओ. आप अफोर्ड कर सकते हो, जो उसमें रह गया है वो आप अलग से लगवाओ. ठीक है. अब 2016 से पहले एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे ऐड ऑन करनी है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा. बट हाँ, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड 2016 अप्रैल में देयर वॉज अ स्विच क्या था, फ्रॉम ट्राईवेलेंट ओरल पोलियो टू बाईवेलेंट ओरल पोलियो. तो पोलियो की जो हमारी वैक्सीन होती है उसमें 3 स्ट्रेन्स होते हैं, बिकॉज पोलियो इज कॉज्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस, 1, 2 और 3. ठीक है. तो उसमें से एक में ये पाया गया था कि वैक्सीन डिराइव्ड एंड वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो हो रहा है. क्योंकि ओरल पोलियो में लाइव वायरस होता है, लाइव हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना. और इंजेक्शन में उसके कंपोनेंट्स होते हैं और डेड होता है, वो एक्चुअली डिजीज नहीं करा सकता. तो इसलिए 2016 से, क्योंकि इतना कम हो गया था पोलियो का लेवल, जो पोलियो के थोड़े थोड़े केसेस आ रहे थे वो बस उसी वजह से थे. तो इसलिए थ्रू आउट द वर्ल्ड WHO ने डिसाइड किया वी विल बी स्विचिंग फ्रॉम ट्राईवेलेंट टू बाईवेलेंट, ताकि वो रिस्क कम हो जाए. अब बाईवेलेंट से तीनों के अगेंस्ट तो प्रोटेक्शन मिल नहीं रही है, इसलिए इंजेक्शन पोलियो का इम्पॉर्टेंट बन गया, है ना. तो पोलियो का इंजेक्शन इम्पॉर्टेंट 30-40 साल से नहीं था, तो प्रोडक्शन उसकी कम थी. और सब गवर्नमेंट्स ने यूजुअली अपने पास जो यूनिवर्सल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें देने के लिए रखा. तो मार्केट में अब इंडिविजुअल स्टैंड अलोन पोलियो इंजेक्शन नहीं आता है. वो सिर्फ कॉम्बिनेशन में आता है, जिसको हम हेक्सावेलेंट वैक्सीन कहते हैं, जिसमें 6 बीमारियां कवर होती हैं, डिप्थीरिया, पर्टसिस, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी और छठा पोलियो.
ठीक है, पहले ये पेंटाविलेंट होता था, तो गवर्नमेंट पेंटाविलेंट लगाती है, पोलियो इंजेक्शन छोड़ के ये 5, है ना। अब गवर्नमेंट के पास क्योंकि उन्हें सस्टेन करने हैं स्टॉक्स, तो वो फ्रैक्शनल डोज ऑफ IPV लगाते हैं, 1/10 डोज होती है वो, ठीक है। अब देयर इज साइंटिफिक बेसिस दैट इट विल प्रोवाइड द बेयर मिनिमम इम्यूनिटी, बट आइडियली स्पीकिंग द एंटायर डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज बेटर देन फ्रैक्शनल डोज, ऑब्वियसली, कि हम पूरी डोज लगाएंगे तो वो बेटर ही है ना। तो इसलिए वो पूरा वाला अगर आप हेक्साविलेंट लगवाओगे तो दैट इज़ डेफिनेटली बेटर देन गेटिंग अ पेंटाविलेंट प्लस अ फ्रैक्शनल IPV का डोज, है ना। बस इतना डिफरेंस है। ओके, उसके अलावा 6 months, 7 months, 9 months, 12 months हेपेटाइटिस A, इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड, मेनिंगोकोकल, ये वैक्सीन्स गवर्नमेंट में नहीं अवेलेबल हैं, तो वो तो एनी विच वेज हमें लगवानी चाहिए बाहर से, इफ़ वी कैन अफोर्ड इट। अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर तो देखो वो सवाल, मतलब दैट्स नॉट वैलिड इनफ, क्योंकि ज़बरदस्ती गिल्ट ट्रिप करके काम नहीं कराने। हम लोग कर सकते हैं अफोर्ड, बच्चे की प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ी जानलेवा बीमारियां हैं ये, और जानलेवा नहीं भी होंगी, हॉस्पिटलाइज भी करा देंगी, तो आजकल आपको पता है हॉस्पिटल के खर्चे बहुत ज़्यादा है ना, तो भी हमारी सेविंग्स विल डिमिनिश। सो डॉक्टर जब ये जो आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, से अब हम वैक्सीनेशन की डेट आती है कि इस टाइम पे लगवाना है, तो व्हाट्स दैट विंडो, कितना तक आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इसके बाद आप स्किप नहीं कर सकते ये वैक्सीनेशन? 10 to 14 डेज कर सकते हो, उसमें इतना कुछ हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। वी ऑल्सो डू कैचअप वैक्सीनेशंस, की मान लो ड्यू टू एनी रीज़न, कुछ भी हो सकता है देखो फैमिली में ना, और यू आर बिजी ड्यू टू एनी रीज़न, यू वर्नट एबल टू कम टू द हॉस्पिटल, तो अगर डिले भी हो जाता है तो हम कैचअप कराते हैं। ओके, कि मान लो 6 महीने भी लेट हो गए, तो वो 6 months के बाद अब जितनी डोजेज हम दे सकते हैं टू कवर अप फॉर द लॉस्ट इम्यूनिटी, वो पूरी देते हैं। तो वो एज के हिसाब से अलग हो जाता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। तो वो एक सिंगल पर्टिकुलर सिनेरियो, जैसे न्यूमोकोकल अगर हम 1.5, 3.5 महीने पे नहीं दे पाए, 9th month पे पहली बार आ रहा है पेरेंट मेरे पास कि न्यूमोकोकल नहीं लगी, तो वो डोज तो वहाँ लगेगी, बट जो टोटल डोजेज हैं वो दे विल बी डिफरेंट। ओके, और नेक्स्ट फिर हम जब भी 3 months के बाद एक रिपीट करेंगे, आफ्टर 1 year ऑफ एज, 15 to 18 months के बीच में वो रिपीट करते हैं। बट मैं तो हमेशा ऑन टाइम, नहीं, आप तो आते ही हो। हाँ, ऑन टाइम, सेम डे। शाबाश। वो हर बार मैम को उस बात के लिए तो तारीफ मैं ही भेजता हूँ। डॉक्टर मुझे बोलते हैं करेक्ट डेट पे आते हो, करेक्ट डेट पे। So like which are the top list in vaccination which parents should never miss? If you हाँ, want to ये say तो बिल्कुल फिक्स्ड है, ये आपको एवरी पीडियाट्रिशियंस क्लिनिक वो चार्ट मिल जाएगा, कोई भी आप मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जाओगे वहाँ चार्ट मिल जाएगा, बट फिर भी रिवाइज करने के लिए मैं बता देता हूँ। 1.5 months, 2.5 months, 3.5 months पे सेम वैक्सीन्स लगती हैं, जिनमें एक तो हेक्साविलेंट मैंने बताया, वो 6 डिजीजेस कवर करता है। सेकेंड इंजेक्शन लगता है न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो ब्रेन फीवर और लंग्स निमोनिया इसके लिए प्रिवेंट करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। तीसरा ओरल वैक्सीन होती है रोटा वायरस डायरिया के लिए। डायरिया बहुत सारी रीजन से हो सकता है, बट रोटा वायरस डायरिया वॉज सीन टू बी लीथल फॉर किड्स, उसकी वैक्सीन बन गई है, तो इसलिए दैट इज इंक्लूडेड इन द स्केड्यूल, ठीक है। तो 3 ये हो गए। फिर 6 months पे फ्लू, 7 months पे फ्लू का बूस्टर, ठीक है। तो जो H इन्फ्लुएंजा मैंने पहले बोला था हेक्साविलेंट के अंदर, वो बैक्टीरिया होता है। जो फ्लू के शॉट्स लगते हैं, जो एनुअली लगने होते हैं टिल 5 years ऑफ एज, वो फ्लू वायरस के अगेंस्ट होते हैं, जो वायरल बुखार कहते हैं ना सब लोग, उसके अगेंस्ट, और वो हर साल चेंज होती है उसकी स्ट्रेन, इसलिए हर साल लगवाना चाहिए बच्चों को टिल 5 years, दैट्स ऑल। so that immune system is built after 5 years? आफ्टर 5 years उसकी ज़रूरत नहीं है। जो हाई रिस्क बच्चे हैं, जिनको एजमा है, बाकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको लंबा चलना होता है, या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं कि हमारा एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो हमें चाहिए, तो मैं हर साल लगाता हूँ अपने ऊपर फ्लू की वैक्सीन, ठीक है। Okay. हाँ, तो वो ज़रूरी है, ठीक है। फिर 6-7 months पे उसके बाद फिर टाइफॉइड इंजेक्शन है एनी टाइम बिटवीन 6 to 9 months, जो कॉन्जुगेट वैक्सीन होता है। 9 months पे मीजल्स मम्स रूबेला का सिंगल इंजेक्शन MMR वो लगना होता है। 12 months पे हेपेटाइटिस A, इसके बीच में एक मेनिंगोकोकल वैक्सीन होती है ACWY, जो ब्रेन फीवर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। तो वो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी कंपल्सरी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मेनली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। इंटरनेशनली इट इज़ कंसिडर्ड टू बी कंपल्सरी। सो ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो मेरे फॉलोअप वाले अराउंड 25 to 30% पेरेंट्स लगवाते हैं। उसका दूसरा फ्लिप पॉइंट है कि 2 years के बाद अगर वो वैक्सीन लगती है, जैसे आप आज लगवाओगे अगर, तो सिंगल डोज इज इनफ। 2 years से पहले लगवाओगे तो 2 doses आर नीडेड, Okay. है ना। तो वो है, तो मेनिंगोकोकल इनमें से इतना कंपलसरी नहीं है, तो उसको साइड रख के हेपेटाइटिस A है 12 months, 15 months पे रिपीट होता है MMR। चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगना है, वो भी गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती है। 18 months पे बूस्टर लगना होता है, जो हेक्साविलेंट लगा था उसी का ही पेंटाविलेंट पार्ट लगता है। DPT का मेनली बूस्टर लगना होता है, तो वो ऐड होता है एट 18 months। फिर 2 years पर सेकेंड डोज ऑफ हेपेटाइटिस A एंड फ्लू शॉट एवरी ईयर टिल
4 to 5 years ऑफ एज, 4 to 6 के बीच में फिर से बूस्टर्स लगते हैं, DTP के, MMR के और चिकन पॉक्स का। दैट्स ऑल। फिर 9 to 10 ईयर्स पर एक टीडैप बूस्टर जिसमें टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टसिस, काली खांसी। आप देखोगे ये रिपीटेडली आप सुन रहे हो, बहुत बड़े किलर्स रहे हैं ये, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़े दुश्मन है, तो इसीलिए इन पर टारगेट बहुत ज़्यादा किया गया। और अब नया आ रहा है सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, जो फीमेल्स के लिए तो कंपलसरी है, मेल्स के लिए ऑप्शनल है, बट कुछ टाइम में आई थिंक मेल्स के लिए भी कंपलसरी हो जाएगा वो, बट अभी फ़िलहाल कंपलसरी मेल्स के लिए नहीं है। सो डॉक्टर साहब मेडिसिन की बात कर रहे हैं, सर मान लो बच्चे को गैस होती है, सबसे पहले बच्चे को गैस होती है तो पेरेंट्स नो दे गेट पैनिक कि यार ये बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है, इरिटेट हो रहा है। सो व्हाट इज़ द स्टेज कि आपको लगता है कि यार अब इसको ना दवाई देनी चाहिए हमें गैस की, व्हाट्स दैट स्टेज? तो गैस देखो बन क्यों रही है, पहले तो ये समझना है कि बच्चा जो भी डाइट ले रहा है वो डाइजेस्ट कर रहा है, तो हमारी जो भी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं या फाट हो रहा है तो इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आर डाइजेशन, राइट। अब बच्चा फीड लेगा तो डाइजेस्ट करेगा ही तो गैस बनेगी। एवरी टाइम द बेबी हैज़ टू पास ईदर पूप और फाट और यूरिन, द बेबी हैज़ टू इंक्रीज इट्स इंट्रा एब्डोमेन, कि पेट का प्रेशर बढ़ाना है हमें, है ना। पेट का प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको भी बढ़ाना होता है, मेरे को बढ़ाना होता है, बट वो दिखता नहीं है बाहर से। बच्चा क्योंकि छोटू सा है वो आपको दिखेगा, वो देखकर आप परेशान होगे कि इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, बट वो चाहिए, बच्चे को भी सीखना है वो, तो 10-15-20 मिनट्स तो करेगा वो, दैट इज़ नॉर्मल। उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप मसाज करो, बेबी को हेल्प करा दो टमी मसाज करके। तो आप देखो कि जो हमारा प्रेशर जब बच्चे को बढ़ाना है, आपको और मेरे को भी बढ़ाना है, बट वो बाहर नहीं दिखेगा। बच्चा क्योंकि छोटू है तो उसको पूरा जान लगाना है, वो 10-15 मिनट्स तक लगा रहे हैं, आप लगाने दो, दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ। उससे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं तो आप टमी मसाज कर लो कि बच्चे को हेल्प मिल जाए। यूजुअली इतने में सब सेटल हो जाता है। जब आपको लग रहा है बच्चा नॉन स्टॉप क्राई कर रहा है, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, हमने सब चीज़ ट्राई कर ली, फीडिंग ट्राई कर लिया, नोज़ क्लीन कर लिया, डायपर चेक कर लिया, टमी मसाज कर लिया, बच्चे क्वाइटन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ द टाइम व्हेन दोज मेडिसिन आर नीडेड, जिसको आप कोलिक कह लो या गैस की मेडिसिन कह लो, या बट वो रीज़न वही है कि द बेबी नीड्स हेल्प टू पास आउट ईदर फ्लैटस और पूप और यूरिन। तो तीनों में से कोई चीज़ उसको पास करने में हेल्प चाहिए, ठीक है, उतना है। तो बट हमारे आज की डेट में आप देखोगे, आप भी बहुत सारे पेरेंट्स को जानते होगे, फ्रेंड्स फैमिली में जानते होगे कि कोलिक की मेडिसिन दे आर अब्यूज्ड राइट एंड लेफ्ट। तो ऐसे यूज़ नहीं करना कि मेरे को स्ट्रेस ना हो, कि बच्चा बिल्कुल ऐसा शांत सोते रहे, है ना, वो नहीं होगा, क्योंकि लाइफ में कुछ तो मेहनत करनी ही है ना, वो बच्चों को भी करनी है, तो वो उतना होगा, उतना टॉलरेट हमें करना है, कि ये नहीं करना कि हम बिना वजह ही कि ये प्रॉब्लम हो ना उसके लिए मेडिसिन दे दें, तो वो मेडिसिन नहीं देनी है, तो सिंपल। सो अच्छा डॉक्टर, एक हमारा बीच में पार्ट स्किप हुआ, जो जब बच्चा होता है मदर और बच्चे को बोलते हैं कि एसी नहीं चलाना, पंखा नहीं चलाना, ये मतलब मुझे समझ नहीं आता गर्मी में रख के क्या होगा, हाँ, है ना, सही बात है। तो और दूसरी चीज़, अगर आप एसी में रख भी रहे हो, लाइक मी, जब तक मेरी मम्मी यहाँ थी मैंने थोड़ा कम पंखा चलाया, बट जैसे ही मम्मी गई मैंने एसी वेसी सब चला लिए थे क्योंकि मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, और मुझे लगता है कि मेरा बेटा भी नहीं कर रहा था। और कितनी लेयर्स बच्चे तक होनी चाहिए, जैसे अगर विंटर्स में कोई बेबी हुआ है तो कितनी लेयर आपको उनको देनी है, बिकॉज मैंने देखा है मेरे बेटे ने तो पूरा नीचे से बेड उसका पूरा गीला हो जाता था पसीने से, तो कितना बच्चे को लेयरिंग करना चाहिए? हाँ, तो बेबीज़ के लिए जो रूम टेम्परेचर सबसे कंफर्टेबल होता है दैट इज़ 25 to 28 डिग्रीज। तो 25 to 28 डिग्री नॉर्थ इंडिया में तो बिना इसी के मुश्किल है मेंटेन करना इन समर सीजन्स, है ना। Correct. तो इसलिए आपका एक सवाल का जवाब तो आ ही गया कि एसी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्ट ड्राफ्ट ऑफ एयर से, कि पंखे की डायरेक्ट ड्राफ्ट या एसी की जो हवा की डायरेक्ट ड्राफ्ट है वो बेबी तक नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। रूम टेम्परेचर मेंटेन रहे, दैट्स वेरी गुड, 25 to 28, वो एसी का टेम्परेचर नहीं है, रूम का टेम्परेचर है। सेकंड जो लेयर्स वाला है, तो लेयर्स के लिए भी एक आसान रूल है कि जितना लेयर आपने पहना है उसमें +2 ऐड करना है, इंक्लूडिंग द ब्लैंकेट। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये यहाँ से शुरू करना है हमें, ठीक है, कि मैंने अगर 2 लेयर पहने हैं, बच्चे को 4 से 5 पहनाने हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द ब्लैंकेट। मतलब 3 लेयर क्लॉथ्स एंड 1 लेयर ऑफ ब्लैंकेट, 1 लेयर ऑफ ब्लैंकेट। उसमें जो पहला लेयर है हमेशा कॉटन होना चाहिए, क्योंकि वूलन अगर हम फर्स्ट लेयर पहनाएंगे बच्चों को बहुत रैश हो जाते हैं, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। सेकंड रूल है कि सब बच्चे बराबर नहीं होते हैं, मेरे को हो सकता है 16 डिग्रीज पे ठंड लगे, आपको हो सकता है 16 डिग्रीज पे गर्मी लगे, बच्चों के लिए भी सेम है। तो हर फीडिंग सेशन से पहले उनके हैंड्स और फीट चेक करने,
वो थोड़े से गर्म होने चाहिए, स्लाइटली वार्म। ठंडे हैं तो लेयर बढ़ानी है, हैंड्स रब करके उनके हैंड्स पे कराना है, कैंगरू मदर केयर स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराने ताकि गर्म हो जाए बच्चा। बच्चे को स्वेटिंग हो रही है तो उसमें डाउट ही नहीं है, स्वेटिंग के लिए लेयर कम करनी है। पैक रख के स्वेटिंग करा के बच्चे को डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। और टेम्परेचर बढ़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फीवर तो वही है ना, बढ़ा हुआ टेम्परेचर, तो वो नहीं कराना है हमें। और जैसे बच्चे को काफी कफ रहता है, लोग बोलते हैं कि बहुत छोटा बच्चा है, बार बार बीमार हो जाता है, मतलब दिल्ली में तो पोल्यूशन सबसे बड़ा रीजन है, आपको पता ही है, बट स्टिल क्या ऐसा होता है कि उनकी इम्यूनिटी वीक है इसलिए वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं? हाँ, बीमार पड़ने का रीज़न इम्यूनिटी वीक हो सकता है, बट जो सबसे कॉमन हम लोग देखते हैं ना, स्पेशली दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि AQI तो हदें सारी पार कर देता है और वो ज़्यादातर करते रहते हैं, और जितना शायद हम लोग को पता लगता है उससे डबल ही होता हो, है ना। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो आप कॉफ़ का बता रहे हो, स्पेसिफिकली कॉफ़ के लिए बोल रहा हूँ, तो कॉफ़ ना बच्चों को सिर्फ 2 ही कारण से हो सकता है, या तो चेस्ट कंजेशन है, निमोनिया है तो होगा, या फिर नोज़ ब्लॉक्ड है और थ्रोट ड्राई है तब होगा, है ना। और कोई तीसरा बड़ा रीज़न है नहीं खांसी का, ठीक है। हाँ, काली खांसी, पटसिस, जो वूपिंग कॉफ होता है, उसका कैरेक्टर ही एकदम अलग होता है, वो कोई भी पीडियाट्रिशियन के पास आप जाओगे तुरंत पहचान जाएंगे वो इन्फेक्शन है, ठीक है। बट जो सबसे कॉमन रीज़न अभी देखा जाता है आजकल भी और विंटर्स में भी, दैट इज़ नेज़ल ब्लॉकेज, की नोज़ हमारा ब्लॉक्ड हो गया। अब वो होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि नॉर्थ इंडिया की हवा, पोल्यूशन हो या ना हो, ड्राई ही है, पूरा साल ड्राई है ना। विंटर्स में भी ड्राई है, हम लोग हीटर्स चलाते हैं और ड्राई हो जाती है। समर्स में ड्राई है, हम लोग AC चलाते हैं और ड्राई हो जाती है। मॉनसून में थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है जबकि ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कंट्रोल में रहती है। अब उसके ऊपर पोल्यूशन ऐड हो जाती है तो और ज़्यादा वर्सेंड हो जाता है। म्यूकस आपके नोज़ में भी रहता है, मेरे नोज़ में भी रहता है, तो बेबी के नोज़ में तो होगा ही। डिफरेंस क्या है कि द बेबी इज़ एन ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर, वो सिर्फ नाक से ही सांस ले सकता है, वो माउथ से ब्रीथ करने में कंफर्टेबल नहीं फील करता है। फिर आप देखोगे एक बार नोज़ ब्लॉक होने लगा तो पहला सिम्टम तो कॉफ है, क्योंकि ड्राई एयर थ्रोट में जा रही है। मेरे नोज़ का काम होता है टू फिल्टर आउट स्मॉल लिटिल डर्ट का पार्टिकल्स एंड टू ह्यूमिडिफाई द एयर, कि उसको वेट करना, कि वो मेरे बॉडी के टेम्परेचर तक हो जाए, चाहे वो ठंडी हवा हो विंटर में, चाहे गर्म हवा हो समर्स में, वो बॉडी टेम्परेचर तक पहुंच जाएगी तो मेरे थ्रोट से ईजिली जाएगी, विंड पाइप में जाएगी, लंग्स में जाएगी। जब नोज़ ब्लॉक्ड है, बच्चा माउथ से ब्रीथ करने की कोशिश कर रहा है, एयर का जो टेम्परेचर बाहर है, समर्स में गर्म है, विंटर्स में ठंडा है, थ्रोट पे हिट करता है, इरिटेट करता है, द बच्चा ओनली ट्राइज टू स्पिट आउट दैट एयर, वो हमें खांसी जैसा दिखता है ना। तो वो उसका सोल्यूशन भी फिर सिंपल है कि नोज़ क्लीन करना है। बट नोज़ क्लीन करने का तरीका, हाँ वो तो उस पर आ ही रहा हूँ ना। तो बेबी को नहलाना आपने, फीडिंग आपने करानी है, तो नोज़ क्लीनिंग की भी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है ना। क्लीन करने के लिए सलाइन ड्रॉप्स आते हैं, वो यूज़ करो। हर फीडिंग से पहले कर लोगे तो बच्चा कंफर्टेबली फीड करेगा। फीडिंग इज़ अ ह्यूज एक्सरसाइज, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो बच्चे अगर नोज़ ब्लॉक होता है तो बहुत ज़्यादा स्पिटअप्स करते हैं, मिल्क वॉमिट आउट करते हैं, तो वो हमारा बच जाएगा, है ना। उससे नहीं हो रहा तो नोज़ क्लीन करने के लिए बल्ब सिरिंजेस आते हैं, म्यूकस एक्सट्रैक्टर्स आते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक भी आ रहे हैं, तो वो यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा है तो हम लोगों के पास सक्शन मशीन होती है, सलाइन डाल के उससे क्लीन करते हैं। फिर भी नहीं हो रहा तो नेबुलाइजर्स में नॉर्मल सलाइन यूज़ कर। ये तीनों चारों पांचों चीज़ों में कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। ओके। तो ये सिर्फ साफ नमक वाला पानी है जो हम डाल रहे हैं नोज़ में, ताकि उसका जो काम है नोज़ का ह्यूमिडिफाई करने का, वो फंक्शन चलते रहे, ठीक है। पहले भी मैं ये बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, नोज़ हमारा जैसे AC का पहला फिल्टर होता है ना, सबसे पहले तो वही गंदा होते रहते हैं, हर 15 दिन में क्लीन करना है आपको। तो हमारी बॉडी का पहला फिल्टर नोज़ है, करेक्ट, ठीक है। और वो उतने ही लेवल पर गंदा हो रहा है जितने लेवल पर AC हो रहा है यहाँ पे, AC का फर्स्ट फिल्टर हो रहा है। तो वो उसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। अभी आपने नेबुलाइजर की बात करी, तो नेबुलाइजर बच्चे को देना किस एज तक ठीक है, कब दे सकते हैं, कितने महीने के बच्चे को? हाँ, तो देखो नेबुलाइजर का एक तो खौफ है सब फैमिलीज में कि आदत पड़ जाएगी, और ये क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी था। तो हाँ मुझे पता है, मैंने समझाया था ना इनको भी। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम वो जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसमें क्या डाल रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक टेम्पल जैसे है कि एवरीथिंग क्लीन शुड गो इनसाइड, अननेसेसरी कोई केमिकल नहीं जाना है ना। तो जब मैं नोज़ क्लीन करने के लिए नेबुलाइजर के लिए बोल रहा हूँ, तो हम उस नेबुलाइजर को यूज़ कर रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू स्टीम।
सो देर आर 2 ways टू प्रोवाइड स्टीम टू अ किड. डायरेक्ट जो हम स्टीमर्स का जितना तेज़ फ्लो होता है वो हम नहीं दे सकते बच्चों को, क्योंकि स्किन बर्न्स करा सकता है. बच्चे कभी हाथ मारते हैं तो हाथ पे बर्न. एवरी वीक 1 kid कम्स टू मी विद स्किन बर्न बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि स्टीमर से वो गर्म पानी लग गया हाथ में. तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर बीइंग स्मार्ट अबाउट इट. हम लोग मिस्ट वही दे रहे हैं, पानी वही दे रहे हैं, बट बिना गर्म किए. और जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो है नेबुलाइजर. नेबुलाइजर में हमने कोई दवाई नहीं डाली. जो नोज क्लीन करने के लिए मैं नेबुलाइजर की यूज़ बता रहा हूँ, ठंडा स्टीम है. हाँ, तो वो उस तरीके से हम यूज़ करते हैं. जो चेस्ट कंजेशन के लिए जब हमें नेबुलाइजर यूज़ करना होता है उसका भी फिक्स्ड इंडिकेशन है. और 99.9% देखा मैंने, वो यूजुअली डॉक्टर्स अब्यूज़ नहीं करते हैं. बच्चे को अगर चाहिए तभी ही प्रिस्क्राइब करते हैं. उसमें 2 या 3 टाइप की मेडिसिन डलती हैं. करेक्ट. उनका काम होता है कि चेस्ट मेरा कंजेस्ट हो गया. बच्चे का चेस्ट बहुत छोटू साइज़ का होता है, एल्वियोलाई बहुत छोटू साइज़ के होते हैं, जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं डिस्चार्ज से, कोई भी वायरल इलनेस आती है तो उन एल्वियोलाई जो हमारे एयरवे है, छोटू एयरवे है जिससे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको ओपन अप कराना है और डिस्चार्जेस को कम करना है. तो तब वो मेडिसिन यूज़ होती हैं ओनली फॉर दैट रीज़न. और उसकी आदत नहीं पड़ सकती है, वो एडिक्टिव है ही नहीं. और वो इतना सेफ है कि आप सोचो, आप कोई ओरल सिरप लेते हो या टैबलेट लेते हो, वो आपके गट में जाता है, ब्लड में अब्जॉर्ब होता है, पूरी बॉडी में जाता है, लिवर में मेटाबोलाइज होता है, फिर या तो लिवर से या पूप से या यूरिन से फिर एग्जिट करता है ना. जो नेबुलाइजर में अगर रिक्वायरमेंट है और मेडिसिन डल रही है, वो डायरेक्टली नोज से लंग्स में जाती है, अपना काम करती है और नोज से ही बाहर आ जाती है. तो अब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होता है उसका. सर जैसे कफ सिरप की बात कर रहे हो, शुड वी गिव कफ सिरप कि भाई खांसी हुई तो कफ सिरप दे दो बच्चे को? हाँ, तो सेम बात की कंटिन्यूएशन में मैंने बताया ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कॉफ के यही 2 रीज़न है, या तो चेस्ट कंजेशन या नोज ब्लॉकेज और ड्राई थ्रोट इन्फेक्शन, है ना. जो कॉफ सिरप्स होते हैं वो टारगेट करते हैं कॉफ रिफ्लेक्स को. तो कॉफ रिफ्लेक्स बच्चों का डेवलप होता है 6 years पे. ओके. उससे पहले कॉफ रिफ्लेक्स होता है नहीं कि बच्चे खांस के बलगम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, है ना. तो इसलिए उन चीज़ों को देना जो कि टारगेट ऐसी चीज़ को करी जो बच्चों में है ही नहीं, तो वो तो अननेसेसरी हो गया ना. बस आप वैसे पिला रहे हो. हाँ, तो इसलिए कॉफ सिरप्स, वैसे तो बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बैन भी हैं, बहुत रिसेंटली भी बैन हुए हैं, क्योंकि इंस्टेंसेस इतने सारे आपने देखा अफ्रीका में भी, हमारी कंट्री में भी. तो वो कुछ केमिकल्स तो ऑलरेडी बैंड है, बट कुछ कॉम्बिनेशंस भी बैंड हैं जो हमारी मार्केट क्योंकि इतनी रेगुलेटेड नहीं है फार्मेसीज़ की और वो सब, वो फिर भी मिल जाते हैं. तो दैट इज़ वाई आई यूजली सजेस्ट द पेरेंट्स कि जितना हो सकता है कॉफ सिरप्स तो कोई भी टाइप का यूज़ ना करो, क्योंकि हमें फिजियोलॉजी समझनी है. तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाओ, देखो कि जो खांसी हो रही है मेरे बच्चे को वो एक्चुअली में खांसी है या नेज़ल ब्लॉकेज है या चेस्ट कंजेशन है. और अगर जो बीमारी है फिर उसको टारगेट कराओ. ये नहीं कि हम बस रैंडम की कॉफ सिरप, अच्छा पिछले बच्चे को दिया था या बड़े बच्चे को दिया था या मैंने लिया था तो चलो इनको भी दे देते हैं, खांसी तो है. वो सेम नहीं है. बच्चे की खांसी और मेरी खांसी और आपकी खांसी और बड़े बच्चे की खांसी बहुत फ़र्क है ना. तो वो इक्वेट नहीं करनी है चीज़ें. तो कॉफ सिरप्स तो आई वुड रिकमेंड जितना हो सकता है कम से कम. हाँ, कम से कम क्या 6 साल से पहले यूज़ करने नहीं चाहिए. नहीं, मुझे तो लगता है कॉफ सिरप सुलाने के लिए दे देते हैं. हाँ, क्योंकि बेस एक्चुअली होता है क्या है, सारी मोस्ट ऑफ द मेडिसिन का जो बेस होता है वो शुगरी होता है. और शुगरी एज इन स्वीट, तो स्वीटनेस से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. वो इसका तो साइंटिफिक टर्म भी है, स्वीट टेस्टिंग एनाल्जेसिया, कि मीठा स्वाद करने वाला दर्द कम करने की दवाई. तो स्वीट टेस्टिंग एनाल्जेसिया की तरह भी यूज़ होती है स्वीटनेस. हम नीकू में बहुत यूज़ करते हैं उसको टू काम द बेबी ड्यूरिंग प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग. बट वो शुगर्स और स्वीटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी वैसे भी नहीं है. और अगर उसमें फिर मिलावट हो जाए, हम अगर कुछ ऐसे मान लो कि फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होने या ब्रांड से प्रिपेयर होने जिनकी रिलायबिलिटी या क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो अगर उस चीज़ में फिर फंस जाएंगे तो फिर बच्चे के लिए भी बड़ा हार्मफुल है. सो डॉक्टर, जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि लंग इन्फेक्शन या ये सब, अब दिल्ली में हम रहते हैं, लाइक माई वाइफ एंड वी स्टे इन दिल्ली, और दिल्ली का पोल्यूशन, यू नो. सो आई वांट टू कम टू दैट पॉइंट. व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन योर, जब भी आपने बच्चे को देखा कि पोल्यूशन की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई जो कि पहले नहीं होती थी, एंड व्हाट विल यू सजेस्ट टू द पेरेंट्स? तो देखो ऐसे है कि लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स में द स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम्स की जिस रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे आ रहे हैं वो भी थोड़ी डिफर हुई है. तो अभी आप और मैं बैठ के देखो नेबुलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो पहले अगर आप 20 ईयर्स 25 ईयर्स बैक सुनो, वो एक्चुअली वहीं से बैगेज है ना, कि इतना तो यूज़ होता ही नहीं था. नेबुलाइजेशन तो मतलब कोई किसी को एज़मा है तो चाहिए, दमा है तो चाहिए, इतने छोटे बच्चे को क्यों चाहिए? क्योंकि पहले नहीं ज़रूरत पड़ रही थी.
तो पहला तो यही आ रहा है प्रॉब्लम कि हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, पहला फिल्टर है, वो ही क्लॉग हो जा रहा है पोल्यूशन से। तो वो क्लॉग हो जा रहा है तो कॉफ आ रहा है, नॉइज़ी ब्रीदिंग हो रही है, इरिटेबिलिटी होती है, क्लस्टर फीडिंग होती है उससे कि बच्चा 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ही फीड ले पाता है, फिर वो ब्रेक लेता है कि मैं सांस तो ले लूँ, क्योंकि माउथ से ही करना है दोनों काम। फिर उसके बाद एक बार सांस उसका काम डाउन होता है, फिर उसके बाद फिर से भूख लग रही होती है तो और ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, तो उस साइकिल में रात भर फंस जाते हैं फिर। तो क्लस्टर फीडिंग का नाम दे दिया उसको कि बच्चा बार बार फीड मांगता है ना। उसके अलावा बच्चों को जो कोलिक और गैस जैसे आप बता रहे हो, तो वो प्रेशर जब मेरे को लगाने तो एक्सहेल भी तो करना है, तो एक्सहेल करने के लिए नोज़ इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो वाली प्रॉब्लम आ रही है तो अगेन कोलिक का इंसिडेंस बढ़ जाएगा। पोल्यूशन से आप सोचो ये सारा सूट डिपॉजिट हो रहा है, आप अपने फिल्टर में देखो कि कितना ब्लैकिशनेस आती है। अगर मैं नोज से ब्रीद अंदर कर रहा हूँ, मेरे लंग्स में भी जा रहा है, बच्चे की लंग्स अभी ग्रोइंग है। इस कोहोर्ट के लिए हमारे पास अभी रिसर्च है नहीं, बट एवरी डे डेवलपिंग रिसर्च आ रही है कि लाइफ स्पैन पे इफेक्ट हो रहा है, हमारी ग्रोथ पे इफेक्ट हो रहा है, ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि लंग से तो जो ऑक्सीजन और जो ब्लड है और जो सूट है वो ब्लड में जाके जो फिल्टर आउट हो जाते हैं, PM 2.5 जो आपने सुना है, करेक्ट, वो तो एल्वेलाई से भी फिल्टर आउट हो जाता है। तो वो अगर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा तो वो सारे ऑर्गन्स में जाएगा, सारे सेल्स में जाएगा। तो अब मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है, एम इज़ दैट वी शुड स्टे विजिलेंट। अब see our authorities will only function on things that we keep bringing up again and again. अगर हम लोग ही अवेयर नहीं होंगे कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितना डेंजरस है ये चीज़, तो फिर एक्शन भी नहीं आएगा। तो हम लोगों को अवेयर होना है, हम मतलब सिविल सोसाइटी नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस, कि हमें चाहिए जवाबदेही कि अगर हवा मतलब हवा पानी तो बोलते हैं ना इम्पॉर्टेंट है, तो पानी और हवा में ही प्रॉब्लम होएगी। पानी के लिए अब आर से सोचो, अब हम एयर प्योरीफायर्स तक आ गए कि हवा क्लीन करने के लिए भी अब सबको एयर प्योरीफायर्स चाहिए, है ना। तो उसके लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा सबको मिलके कि जिससे कि हम लोग की चाहे कार मतलब छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर हम कर लेंगे कि कार पूल कर लें, है ना, जितना हो सकता है कि वो ट्रैवल हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, बट उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर मेरे को 1 घंटा वेट करना पड़ेगा कोई चीज़ के लिए कि जस्ट टू वेट फॉर दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, है ना। तो सब लोगों को मिलके ही सोल्यूशन ढूंढना है। बट हाँ, प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली बहुत सारी आ रही हैं। छोटे बच्चों का तो ग्रोइंग फेज है, लंग्स बढ़ेंगी, ऑर्गन सारे बढ़ेंगे, तो सारी चीज़ों पे इफेक्ट होगा। जिन लोगों के मैच्योर हो चुके हैं आपके मेरे, तो वो मैच्योरिटी के साथ साथ ही हमारी आर्टरीज क्लॉग होंगी, सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। पोल्यूशन का मेजरली इफेक्ट लंग पे एल्वेओली पे पड़ता है। दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू ग्रैब दैट मच ऑक्सीजन एयर, या फिर क्या इफेक्ट पड़ता है उस पोल्यूटेंट? देखो आप एक मेम्ब्रेन की तरह सोचो एल्वेओली को ना, कि एक गुब्बारा है विद अ वेरी थिन लेयर, करेक्ट, और वो मेम्ब्रेन के बाहर मेरे ब्लड वेसल्स हैं। वो ब्लड वेसल्स जो हैं पूरे बॉडी में ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन हमारा फ्यूल है, करेक्ट, ऑक्सीजन से ही हमारे सारे बॉडी पार्ट्स चलते हैं, है ना। तो एल्वेओलाई में जो एक्सचेंज वाला एरिया है, ठीक है, जैसे ट्रैफिक क्लॉग हो जाता है, तो अगर मेरे सूट वहाँ पर डिपॉजिट हो गया, जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वहाँ डिपॉजिट हो गए, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है ट्रांसफर वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएंगे, जो ऑक्सीजन की क्वालिटी और क्वांटिटी इन द ब्लड स्ट्रीम विल ऑल्सो डिक्रीज। तो जो एंड ऑर्गन है, ब्रेन है, हार्ट है, किडनीज है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनको ऑक्सीजन की कमी भी बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से हो गई है शुरू, बट ऐसे ही चलते रहा तो वो स्टेज भी आने लगेंगे। और जितने की एजिंग फास्ट क्यों होती है, जब मेरी एंड ऑर्गन्स अच्छे से ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, करेक्ट, तो वो सब प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। सो डॉक्टर अजय, अगर AQI इतना ज़्यादा आएगा दिल्ली में, तो हम तो यही सोचेंगे ना, जो कि हर पेरेंट सोचता होगा कि दिल्ली छोड़ के कहीं ऐसी जगह पे जाके बस जाओ जहाँ पे AQI कम से कम बच्चे का भविष्य तो सही रहेगा। देखो, जो अफ्लुएंट है वो तो सोच सकता है, बट ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया की है। करेक्ट, आप देखो कैलकाटा का भी AQI अब खराब हो रहा है ना। बिहार, झारखंड, यूपी या राजस्थान, सब जगह ऐसे शहर हैं, सिटीज़ हैं जिनके AQI टॉप 10 ऑन द वर्ल्ड है। मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा गर्व वाली बात है नहीं, बट आप भागकर कितनी दूर जाओगे, है ना। या तो फिर देश बदलो। तो वो अब सोल्यूशन हमेशा प्रॉब्लम से भागना ही एक सोल्यूशन नहीं है। हम लोग हैं सब सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, कि हम लोग कोशिश यही करेंगे कि पहले सेल्फ प्रिजर्वेशन हो जाए। बट एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, हम लोग को वी नीड टू नाउ बिल्ड दैट थिंग कि हमारी एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होनी चाहिए, कि शहर हमारा है ना। मैं तो पला बड़ा यहीं पर हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं शहर के बाहर, और मेरी सारी मेमोरीज, सारे इमोशंस, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद दिस सिटी। इट विल बी वेरी टफ फॉर मी टू लीव दिस सिटी,
मैं तो सोचता हूँ, मैंने किया भी बीच में कि 3-4 साल के लिए, बट सोल्यूशन वो नहीं है। अगर हम सब ऐसे सोचने लगेंगे, और हर आदमी ये कर भी नहीं सकता ना। आप सोचो जो रूटेड हैं, जिनके बिजनेसेस यहीं हैं, या जो बेचारे डेली वेज अर्नर हैं, जो मतलब हर किसी के लिए ऑप्शन है नहीं। तो ये सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को अथॉरिटीज़ पे प्रेशर डालना है, आपस में जो छोटे छोटे काम कर सकते हैं कि ताकि थिंग्स बिकम बेटर, कि दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ दिल्ली दैट यू वांट टू लीव फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल भी नहीं है। तो हम बहुत बढ़िया जगह है दिल्ली, उसको तो ख़राब नहीं होने दे सकते ऐसे, है ना। और ना ही ये मतलब मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब ऐसे सब आते हैं ना ग्लोबल न्यूज़ में, या सब मे बी माई कजन्स और माई फ्रेंड्स फ्रॉम अब्रॉड, दे टेल मी अच्छा इतना ख़राब है सिचुएशन, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट रियलिटी है, फैक्ट है कि तुम मना झूठा तो दिलासा नहीं दे सकते ना कि नहीं नहीं यहाँ तो सब बढ़िया है। वीडियोस तो सबने देखी हैं कि वो कैसे स्मॉग सब फैलता है। एक टाइम पे रोमांटिसाइज था फॉग, अभी देखो वो तो खौफ आता है उससे, स्मॉग बन गया, वो स्मॉग बन चुका है। वो इतनी बढ़िया सुंदर चीज़ से क्या हो गया, है ना। और तो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं अब तो, है ना। तो बहुत प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, तो ग्रोइंग बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। आप सोचो कि सलाइन ड्रॉप्स तो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार की ज़रूरत पड़ती थी, अभी तो एवरी 2 आवर्स बोलना पड़ता है। नेबुलाइजर्स इवन दो हम लोग स्टीम की तरह यूज़ कर रहे हैं उसको, बट वो जो इनहेरेंट डर है वो तो पेरेंट्स का रहता ही है ना, फैमिलीज़ का, कि क्यों इतने छोटे बच्चे को यूज़ कराना है। लॉजिक दे देते हैं सबको, सब चीज़ बताते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा इसीलिए पड़ रही है क्योंकि ड्रायर के साथ साथ पोल्यूशन भी आ गई है। तो वो बहुत चैलेंजिंग है। तो कुछ तो सबको मिलके करना पड़ेगा। ये छोटा 1 दिन का 2 दिन का तो है ही नहीं, जनरेशन वाइज काम है बिल्कुल वो, और वो करना है, नहीं तो थिंग्स विल गेट वर्स। वो तो हर दिन खराब होते जाएंगे। खराब तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, इम्प्रूवमेंट में टाइम लगेगा। और एक बार खराब होना शुरू हो तो एक्सप्लोड हो जाता है फिर बहुत जल्दी। एक्सपोनेंशियल तो देखा है ना आपने, कितना एक्सपोनेंशियल हो गया है कि फॉग जनवरी में आती थी, दिसंबर मतलब अब सोचो अक्टूबर में दिवाली से पहले ही स्मॉग होता है ना, कि फेस्टिवल फायर क्रैकर से पहले ही होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक रिस्पॉन्सिबल है। व्हीकुलर एमिशंस इतना ज़्यादा है, और ये ज्ञान बांटने के बाद मैं भी गाड़ी चला कर ही जाऊँगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई। तो क्या कर सकते हैं। So I would request government हाँ कि हम लोग कार पूलिंग के तरीके निकालें, और जितना हो सकता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्डअप करें, है ना। हमें भी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो तोड़ देंगे, स्पिट कर देंगे, तो वो भी तो फिर काम नहीं है ना। टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। वो ही है कि सबको मिलके करना पड़ेगा काम। और ये चीज़ होनी, अब बस हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन में बच्चों को चोकिंग भी होती है, या फिर खाता खाते भी बच्चा ना चोक हो जाता है। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि बच्चा चोक हो रहा है, एंड व्हाट आर द रेमेडीज यू कैन गिव इट टू अ बेबी। लाइक हम बड़ों में तो जैसे हम बोलते हैं कि ABC आपने दिया, अगर उनको हटेगा या फिर इज चोकिंग, बच्चों की केस में कैसे करें। हाँ, ABC देखो रिसेसिटेशन वाली बच्चों के लिए भी होती है, बट जो आप 2 टाइप की चोकिंग इकट्ठे मिक्स कर दिया आपने। पोल्यूशन वाली चोकिंग तो मेनली मेरे पास चेस्ट से रिलेटेड रहेगी कि एल्वियोलाई में ब्लॉकेज हो गया तो कंजेशन है चेस्ट, तो उसका अलग है मैनेजमेंट, नेबुलाइजेशंस और वो सारी चीज़ें। बट जो दूध पीते हुए कि विंड पाइप में चले गया तो वो चोक हो गया, या फिर कोई एक स्मॉल बीड जैसा कुछ बच्चा खेल रहा था वो माउथ में डाल लिया, ब्रेसलेट में से निकल गया वो माउथ में चले गया, वो चोकिंग अलग है। वो हमारी वो चोकिंग डेंजरस भी हो सकती है। तो वो सबसे पहला तो इंडिकेशन यही है कि आपको ये समझ आएगा कि जस्ट थोड़ी देर पहले बच्चा खेल रहा था, अब ब्रीदिंग की सांस नहीं आ रहा, उसको एकदम तेज सांस लेके बच्चा ऐसे हो गया है, बाहर नहीं निकाल पा रहा है, ब्लू हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी, एकदम नॉन स्टॉप क्राई कर रहे हैं, कि ट्राइंग टू स्पिट आउट समथिंग, ऐसा उपकाई जैसे ले रहे हैं बार बार। तो वो दोनों चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही ऐसा लगता है तो हमें, अगर इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, तो उसको अपने आर्म पे रखना है, प्रोन करके, उल्टा करके, टमी के ऊपर, ठीक है। 2 फिंगर सेपरेट करनी है माउथ के ऊपर, ताकि माउथ से जो निकलना है वो बाहर निकले, और बैक को रब करना है, बैक को पैट करना है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। एंड वाइल डूइंग दिस वी हैव टू इंश्योर दैट वी गेट इन टच विद इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडर। तो एम्बुलेंस को कॉल करना है, या कुछ अरेंजमेंट्स करनी है ताकि हॉस्पिटल तुरंत पहुँच जाए हम लोग, क्योंकि उस टाइम हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और फर्स्ट एड देना ज़रूरी है, जैसे आपने बताया। तो चोकिंग के लिए ये मनूवर है। थोड़े और बड़े बच्चे हो जाते हैं या टीन्स होते हैं, उनमें हाइमलिक जैसे बड़े लोगों के लिए करते हैं, कि आगे से टमी के ऊपर हम लोग रैप अराउंड आवर आर्म्स एंड देन पुश,
तो वो जो भी हमारा स्टक होता है फूड पाइप या विंड पाइप के अंदर वो एकदम से बाहर आता है। बट सारे लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सब पेरेंट्स को लेनी चाहिए। और हमारा हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करता है ऐसे कोर्सेज पेरेंट्स के लिए टू बी रेडी फॉर दिस चोकिंग वाला फर्स्ट एड। उसके अलावा जो ABC आपने बोला वो रिसेसिटेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे बड़े लोग अगर अनकॉन्शियस पाए जाएं तो हमें ब्रेथ देना है और चेस्ट कंप्रेशन करने हैं। बच्चों के लिए भी होता है सेम, बट थोड़े वेरिएशंस हैं कि अगर उसमें 15 बार आप कंप्रेस करके फिर सांस दोगे, छोटे बच्चों में 3 बार प्रेस करके फिर सांस देना होता है, तो 3:1 रेशियो होता है। तो उसकी ट्रेनिंग होती है, क्लासेस होती है, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ गुड कि आप लोग अवेयर हो, बट अवेयरनेस से नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि ट्रेन हो जाओ, है ना, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए ट्रेन सबको रहना चाहिए, है ना। तो बच्चे मतलब पेरेंट्स जो है सब पैनिक के टाइम पे सबसे बड़ी गलती कैसे करते हैं? जैसे एक इमरजेंसी है ना, पेरेंट्स मस्ट बी डूइंग कि ये गलती सबसे ज़्यादा कर देते हैं। तो एक पहला तो यही है कि हम लोग घबराने के चक्कर में वी रीच द हॉस्पिटल लेट, पहला। दूसरा है कि अब जैसे मैंने बोला उल्टा करके पैट करना है, उसकी जगह हमारा रिफ्लेक्स होता है बच्चे को कंधे पे लेके ऐसे ज़बरदस्ती करते रहें, तो उससे चांस क्या होता है वो और ज़्यादा अंदर चला जाएगा। हाँ। जब छोटे बच्चे हैं जो मिल्क पीते हुए थोड़ा सा एस्पिरेट कर गए, तो उसमें भी यही होता है कि हम उठा के शोल्डर पे ले लेते हैं, तो उससे एस्पिरेशन के लंग्स में जाने के चांस और बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में जब छोटा बच्चा मिल्क लेते हुए थोड़ा चोकिंग जैसे आवाज़ कर रहा है, खांसने की कोशिश कर रहा है, मिल्क बाहर निकाल रहा है, आप बेबी को नीचे बेड पे रखना है, मैट्रेस पे, फ्लैट पे, साइड लाइन पोजिशन में करना है और पैट करना है, ताकि जो भी चीज़ बाहर आना चाह रही है वो माउथ से बाहर आ जाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनसाइड, कि अंदर और ना जाए, बाहर निकल आए। तो साइड लाइन पोजिशन करके बैक रब्स करने हैं, पैट करना है टिल द बेबी गेट्स काम डाउन। और इस प्रोसेस में अवेयर रहना है कि अभी रिजॉल्व हो नहीं रहा है, 5 सेकंड 10 सेकंड हो गए हैं, तो हम अरेंजमेंट्स करें हॉस्पिटल इमरजेंसी जो घर के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये नहीं सोचना है कि हमें वहीं 5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, जो घर के सबसे पास इमरजेंसी रूम है वहाँ पहुँचना है। तो ये डॉक्टर साहब इसमें से सीजर होता है, तो उस पर नॉर्मल और डेंजरस लेवल का हमें पता कैसे चलेगा एज ए पेरेंट? तो सीजर्स हमेशा डेंजरस है, ये चोकिंग अलग है, अब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। हाँ ठीक है ना, तो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। फिट्स और सीजर्स अलग होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाथों पैरों में जकड़न आती है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, बच्चे यूरिन अपने आप करते हैं। सबसे कॉमन कॉज ऑफ फिट्स एंड सीजर्स छोटे बच्चों में फीवर होता है, कि फीवर स्पाइक अचानक से 100 हुआ तो फिट्स आ गए, ऐसे 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 करते हैं। तो वो वाली सिचुएशन में आपको अगेन बच्चे को साइड लाइन पोजिशन में करना है, हॉस्पिटल लेकर आना है। ओके। अगर फीवर चल रहा था, फीवर की वजह से ऐसे हुआ, स्पंजिंग स्टार्ट कर देनी है ताकि फीवर जल्दी उतर जाए। ओके, है ना। क्रोसिन और बाकी जो फीवर की मेडिसिन हैं, जैसे आपके पीडियाट्रिशियन ने एडवाइस की है, अच्छे से रेगुलरली देनी है। फीवर में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप देखोगे बच्चे को बुखार हो गया, कपड़ों से लाद देते हैं, ओवर क्लोथिंग कर देते हैं, टेम्परेचर और बढ़ जाता है, तो वो नहीं करना है। फीवर है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बच्चे को लूज़ कपड़े पहनाओ, कपड़े कम करो, बढ़ाने नहीं है। बेदिंग आप करा सकते हो, स्पंजिंग भी करनी है, वो जिस पानी से स्पंज कर रहे हो टेपिड स्पंजिंग कहते हैं उसको। थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी हीट ट्रांसफ़र होगा, टेम्परेचर डाउन होगा और फिट्स का रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत रिस्क की चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, बट फिट्स आ गए, फिर हम करेंगे 10 टेस्ट करेंगे, EG करेंगे, बच्चे को 24 आवर्स के लिए ICU में रखेंगे, आपके लिए स्कैरी है, बहुत स्कैरी है। फिर एंड में बोलेंगे सब चीज़ नॉर्मल ही है, बट वो ट्रॉमा से निकलना फिर बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। सो आई जस्ट होप दैट जितना हो सकता है कि ये चीज़ होए ना, इसलिए पैनिक तो पेरेंट्स को, पैनिक तो एटलीस्ट, पैनिक से भी ज़्यादा वो ट्रॉमा हो जाता है। अच्छा, पैनिक में वैसे फोंटल सॉफ्ट स्पॉट जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरह का पैनिक ही तो क्रिएट करता है लोगों में। तो व्हाट, हाउ टू डील विद दैट? अगर हम सीजर और उसकी बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट फोंटल सॉफ्ट स्पॉट बोलते हैं। हाँ, वो अनरिलेटेड है। फॉन्टेनेल जो आप बता रहे हो सॉफ्ट स्पॉट, वो हमारे एकदम मिडल ऑफ द हेड पर होता है, आगे वाली बोन की तरफ। उसका मेन काम ये होता है, वो ओपन इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का हेड का साइज अभी बढ़ना है। ठीक है, हम लोग क्लिनिकली उसको यूज़ कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि जो ब्रेन के फ्लूइड का प्रेशर है वो कैसा है। ओके, ठीक है, कि वो बहुत संकन है, उसका मतलब है बच्चा डिहाइड्रेटेड है। नॉर्मली मूव कर रहा है मतलब सारी चीज़ बढ़िया है। बहुत बल्ज कर रहा है मतलब कुछ ब्रेन फीवर जैसा है, या प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है ब्रेन में किस भी वजह से, कि हमारा कुछ बनावटी नुक्स है, कंजेंटल एनामली है, या फिर मेनिंजाइटिस हो रहा है जिस वजह से बल्जिंग है। तो फिट्स के अंदर अगर ब्रेन फीवर रीज़न है फिट्स का, कि ब्रेन में मेनिंजाइटिस कहते हैं जिसको, कि ब्रेन में इन्फेक्शन पहुंच गया, प्रेशर बढ़ गया, तो तब फॉन्टेनेल बल्जिंग होगा। ओके, बट वो सिर्फ इसी केस में नहीं है। तो नॉर्मली सॉफ्ट स्पॉट रहेगा, लेवल पे रहेगा, पल्सेट करेगा, जैसे आपका पल्स मूव करती है टक टक टक, वैसे पल्सेट करेगा, आपको फील होगा, दैट्स नॉर्मल। तो उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है कुछ, दैट्स नॉर्मल, परफेक्टली नॉर्मल।
Okay, this is was the emergency which I talked about. Anything you want to talk about जो मैंने मिस कर दिया हो, emergency thing for जिसमें पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं? इमरजेंसीज में तो और कुछ नहीं, छोटे बच्चों में जब न्यू पेरेंट्स हम लोग बने हैं तो कुछ डेंजर साइंस होते हैं, सब हम पेरेंट्स को बताते हैं कि इनमें से कुछ होगा तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है। सबसे बड़ा उसमें यही है कि जब हम डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो हमें पता नहीं लगता है बेबी ने कितना फीड लिया है या नहीं। तो ऑन एन एवरेज 20 to 40 मिनट्स का लैच होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है बच्चे ने 24 घंटे में 24 आवर्स में 6 बार से कम यूरिन पास किया है, उसका मतलब है कि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट थी मिल्क की वो पूरी नहीं हो पाई है, तो वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। तो वो अगर 6 बार से कम है तो आपको चेक कराना है बच्चे को। सेकेंड है कि बच्चा नॉन स्टॉप 4 से 6 घंटे रोए जा रहा है, आपने सब ट्राई कर लिया, ठीक है, 1 मिनट के लिए भी पॉज नहीं लिया, तो उसको इनकंसोलेबल क्राइंग कहते हैं। तो अगर इनकंसोलेबल क्राइंग है तो अगेन उसका कुछ सीरियस कॉज हो सकता है, तो चेक कराना है, ठीक है। 4 से 6 घंटे हो गए, बच्चा इतना सुस्त है, आपने उठाने के सब तरीके कर लिए, फीडिंग कराने के सब तरीके कर लिए, बच्चा फीड नहीं ले रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर होगा कि फिट से बच जाए हम, तो टाइम से क्रोसिन बाकी मेडिसिन ले लो अपने डॉक्टर के पास जाके, ताकि हम लोग वो वाले इवेंचुअलिटी के साथ ना फंसे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, सब पेरेंट्स को मैं बताता हूँ। अगर वो पेरेंट्स देखेंगे जो मेरे को फॉलो करते हैं, उन्हें लगेगी सेम चीज़ रिपीट ही हो रही है, बट इट्स गुड दैट इफ़ वी कैन डिसेमिनेट दिस इन्फॉर्मेशन, तो सबके लिए फ़ायदे वाली बात है। सो डॉक्टर, जैसे न्यूट्रिशन की ही बात हो रही है, लाइक फॉर मदर, इफ़ आई मे आस्क कर कि लाइक जब न्यूट्रिशन बच्चे को होता है तो मदर फीड कर रही है, तो व्हाट न्यूट्रिशन शी शुड टेक, और उसमें कुछ मिथ्स भी हैं, क्या ना, ये खा लो तो वो हो जाएगा, वो खा लो तो ये हो जाएगा, शी कैन आंसर। नॉर्मली जैसे क्या होता है कि आई नो, मुझे तो एक्सप्लेन भी नहीं करना है ना, छोले खा लिए, बट मुझे कभी कभी समझ नहीं आता, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी ये होता है कि अच्छा खाओ, हाँ जी। जब बच्चा हो जाता है तो बोलते हैं अच्छा खाओ, हल्का खाओ, बच्चे को डाइजेस्ट हो जाएगा। तो वो मिथ है या एक्चुअली उसमें कुछ सच्चाई है? हाँ, तो यूजुअली जो होता है ना फैमिलीज़ में, वो ऐसा हो जाता है कि हम नॉर्मल खाने से सेमी सॉलिड्स की तरफ चले जाते हैं, खिचड़ी, दलिया, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। पसंद नहीं है ना मुझे, प्रॉब्लम नहीं, किसी को पसंद नहीं है, तो मैं वही उसी पर आ रहा हूँ, मैं इसी बात पे तो रिलेट कर जाता हूँ आप सब लोगों से कि किसी को पसंद नहीं है वो। और जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है कैलोरीज की टू प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क, जिसमें अच्छे कंपोनेंट है कार्ब्स के, प्रोटीन्स के, फैट्स के, तो आप एक बेसिक फाउंडेशन समझो कि बच्चे को ग्रोथ के लिए चाहिए ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। वो कहाँ से आ रही हैं? आपके मिल्क से। मिल्क कैसे बन रहा है? आपकी बॉडी से। आपकी बॉडी अपने आप को तो तोड़कर बनाएगी नहीं मिल्क, एक लेवल तक बनाएगी भी, वो आपका भी हार्म है कि आपका मसल लॉस होगा, फैट लॉस होगा, बाकी एनर्जी लेवल सब लो रहेंगे, बट वो एक लेवल तक ही करेगी, अपने आप को जलाकर बॉडी नहीं क्रिएट करेगी कि हाँ ये एनर्जी वहाँ दे दो। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, प्रोटीन्स की, कार्ब्स की, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की बढ़ जाती है इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन। अब वो जो बढ़ गई है, वो बढ़ने के लिए हमें मिलेगा कहाँ से? खाने से ही तो मिलेगा ना। तो what I usually tell all the mothers is that you can eat anything and everything which is clean, cooked at home. Clean का मतलब है cooked at home, ठीक है। बाहर से भी अगर आपको 100% पता है कि हाँ ये साफ सुथरा ही है, तो वो ले सकते हो, ठीक है। जो खाने का स्वाद आपका बना हुआ है, ऑब्वियसली अब आप अचानक से, तो एक तो आपका सब हार्मोनल वॉलिटिलिटी चल रही है, सर्जरी आपकी हो गई है, तो आपको कुछ तो कंफर्ट फूड चाहिए ना। कंफर्ट फूड वही होगा जो आपको स्वाद लगता है। तो वो स्वाद वाली चीज़ों के लिए जो नमक मिर्च मसाले चाहिए होते हैं, घर के ही जो चाहिए होते हैं, दैट इज़ ऑल परफेक्टली फाइन, वो आप ले सकते हो, और वो लेना भी चाहिए, तभी आप एक्स्ट्रा खा पाओगे। तो 1.5 टाइम्स चाहिए हमें, है ना, एज अ थंब रूल, क्योंकि मैं 1.5 बोलूँगा तब जाके 1.2 कुछ इनटेक होगा। तो अगर 3 चपाती ले रहे हो तो 4 to 5 चाहिए, दाल अच्छे से चाहिए, प्रोटीन अच्छे से चाहिए, पनीर, सोए, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स या कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप ले रहे थे तो वो भी कंटिन्यू करना है। और इसके साथ साथ अगर इफ़ यू वर वेरी एक्टिव एंड फिट बिफोर द प्रेगनेंसी एंड यू वर वर्किंग आउट, यू कैन कंटिन्यू दैट थ्रू द प्रेगनेंसी एंड द सेम लेवल यू कैन डू वंस योर गायनेक सेज इट्स ओके टू डू नाउ, जब आपकी स्टिचेस वाला प्रॉब्लम हील हो जाए, है ना। इट्स गुड टू हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल, बट एक्टिव लाइफस्टाइल को फ्यूल क्या करेगा? खाना ही तो करेगा ना। हम खाने पे ही बहुत डाउन हो जाएंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। तो खाने सब चीज़ें अलाउड है, और जो नेचर ने हमारी बॉडी और मैकेनिज्म बनाए हैं, वी नीड टू हैव फेथ इन दैट। तो हमारे खाने गेट्स फिल्टर्ड आउट, पहले वो गट में जाता है, ब्लड में जाता है, लिवर में मेटाबोलाइज होता है, फिर ब्रेन कहता है भैया ब्रेस्ट में भेजो क्योंकि वहाँ डिमांड आ रही है वहाँ से, तो सारे जो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स हैं वहाँ पर बनने के लिए जाते हैं, फिर वो रिलीज होता है। तो एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन्स, फ्यू मेडिसिन्स और सम रेयर आइटम्स, ठीक है,
आपको खाना सब अलाउड होता है, ठीक है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एज हस्बैंड मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि नो शी इज़ प्रेग्नेंट, हाँ जी, अब शी इज़ गेटिंग हार्मोनल चेंजेस तो मूड चेंज भी होगा। अब शी इज़ फॉन्ड ऑफ मोमोज। हाँ जी, अच्छा। अच्छा, अब शी इज़ तो घर बनाओ मोमोज। अब मुझे मोमोज लेके नहीं, घर वाले पसंद नहीं आएंगे, मैं बनाऊंगा तो वो पसंद नहीं आएंगे। तो पहले से सीखना था ना, नहीं, डेवलप करवाओ। अच्छा, अब इन दैट केस अब मैं मोमोज लाऊं कि ना लाऊं? हाँ, तो आप देखो, पहले तो ये समझो कि कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है। अगर तो इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी टाइम है तो मोमोज इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उतना उनको भी पता है। इतना बदनाम ना करो मदर्स को। नहीं मैं तो इतनी समझ होती है उनमें। तो हाँ, एक टाइम ऐसा आ गया कि अब हम 3 महीने हो गए हैं, बिल्कुल पक चुके हैं घर के खाने से, बाहर खाने का मन है, तो अच्छी साफ सुथरी जगह जाओ, डम्पलिंग्स खाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, खा सकते क्योंकि स्टीम्ड ही है वो सिर्फ, ठीक है। आपको अगर वो स्पाइसी सॉस आप टॉलरेट करते आए हो अभी तक लाइफ में, तो अभी भी टॉलरेट हो जाएगी। अगर नहीं सूट करता है तो फिर नहीं लेना। वैसे स्ट्रेस से मदर मिल्क पे इफेक्ट पड़ता है कि मिल्क कम प्रोड्यूस होता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल, पहला स्टेप तो वही है। तो मैंने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में क्या बोला, खिलाना जरूरी है ना, बट वो टाइम का कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कल सिजेरियन हुआ है तो आज मैं मोमोज या 4 दिन बाद तो मोमोज नहीं खा सकता, और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है लाइफ के लिए। तो आप थोड़ा टाइम निकलने दो, जब चीजें आप अपने आप को फिट फील कर रहे हो, यू फील कि हाँ नाउ एवरीथिंग इज फाइन। वो सबका थोड़ा अलग होगा, किसी को 1 मंथ बाद लगेगा, किसी को 3 मंथ्स बाद लगेगा, किसी को 4 मंथ बाद। आपको लग रहा है मेरे बॉडीली फंक्शन अब सारे फिट है, बढ़िया चल रहे हैं, मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आप मोमोज खाओ देन यू फॉल सिक। मिल्क में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट देन इफ यू फॉल सिक देन इट्स अ प्रॉब्लम, नो। तो वो नहीं करना है हमें। तो उतनी समझदारी तो मेरे सब पेरेंट्स में होती भी है, मेरे को इतना तो है विश्वास। नहीं, इसीलिए शायद हम लोग ये बात कर पा रहे हैं इतना खुल के, कि नहीं तो लोग हमें दादी नानियाँ गालियाँ दे रही होंगी हमें। नहीं, कोई गाली नहीं देता है, वो लोग भी सब समझदार हैं। मेरी माँ स्पेशल में खाना है। वो सब समझदार हैं, आजकल कोई गाली नहीं देता है, सब लोग। नहीं, अब जैसे बच्चे को हम लोग बात हो रही है फूड की, तो बच्चे को बोलते हैं दाल पक्का पानी नहीं पिलाना चाहिए। हाँ जी। इज इट ट्रू? मतलब हाँ, देखो हर चीज़ का अपना जगह है हमारे जो फूड प्लेट है उसके अंदर। तो मना मैं कब करता हूँ कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमी सॉलिड्स, बच्चे का कॉन्टेक्स्ट समझो। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आपको लगेगा कि नहीं है ये लोग स्मार्ट, बट आपसे ज़्यादा स्मार्ट है वो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके सारे माइलस्टोन्स अब टाइम से जल्दी आ रहे हैं। तो हम जब उनको सेमी सॉलिड्स दे रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको कुछ इंसेंटिव होना चाहिए कि वो क्यों खाएं ये सेमी सॉलिड्स। तो वो इंसेंटिव होता है कि इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क। तो मिल्क में जितना एफर्ट लगा उससे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट सेमी सॉलिड्स चू करके खाने में लगा। जो सेमी सॉलिड्स मैंने खाए उससे मेरी हंगर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अगर सेटिस्फाई होएगी तो आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग दो सेमी सॉलिड्स। बट हम स्टार्टिंग में दाल का पानी, चावल का पानी, सिर्फ एप्पल प्यूरी, ये सब चीज़ें देंगे तो बेबी की मेहनत तो मिल्क जितनी लगेगी, बट ये तीनों चीज़ों में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, तो मेरी हंगर बहुत टाइम के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। तो द बेबी वुड थिंक कि यार टेस्ट तो थोड़ा अलग था, बट मिल्क से भी मेरा सेम काम हो रहा था और थोड़ा भूख भी अच्छे से मिट रही थी। तो ये लोग जो नया नया दे रहे हैं ना वो यूजलेस है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं रिजेक्ट ही कर दूंगा। इतने स्मार्ट होते हैं बच्चे, ठीक है, चाहे बोले नहीं वो ये सब, बट ब्रेन में ये सब शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आप स्टार्टिंग में बच्चों को अच्छा जो रिच फूड है, रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैश्ड बनाना, मैश्ड पोटैटो, मैश्ड स्वीट पोटैटो, अभी मैंगो का सीजन है, मैश्ड मैंगो, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में दे, सो दैट द बेबी गेट्स ऑन टू योर साइड। उसको समझ आए कि हाँ ये लोग समझदार लोग हैं, मेरे फ़ायदे की बात कर रहे हैं, अब मैं जो दे रहे हैं वो ले लूँगा। फिर हम स्विच करते हैं खिचड़ी, उपमा, किनवा, बट एवरीथिंग शुड बी कम्प्लीटली स्मूथ विदाउट एनी टेक्सचर्स इन द बिगिनिंग, शुरू में, क्योंकि दांत नहीं है ना, चोकिंग हो सकती है। तो वो स्टार्टिंग में ऐसे करना है। तो रूल सिंपल है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट रिच होना चाहिए ताकि लोडेड विद न्यूट्रिएंट, सो दैट द बेबी हो सकता है 1 चम्मच खाएं, 2 चम्मच खाएं। तो एक ये 15 एक्सपोजर वाला भी रूल होता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ आप नई ट्राई कर रहे हो बच्चे को ना, तो हर बच्चा सेम नहीं है। मेरे को हो सकता है मेरे को सुशी का टेस्ट है, किसी और को नहीं हो सुशी का टेस्ट, है ना, बट वो डेवलप करना होता है ना टेस्ट। तो बच्चों के साथ भी सेम है। तो हो सकता है आप स्टार्टिंग में नई चीज़ दे रहे हो तो 15-20 बार आपको ऑफर करनी पड़ेगी, तब जाके एक्सेप्ट करने लगे। okay. जब तक 20 बार नहीं हुआ है, 15 बार नहीं हुआ है, आपको हार नहीं माननी। है ना, तभी बच्चे स्टार्टिंग में खाने में इतने ज़्यादा आनाकानी करते हैं कि ये नहीं खाना या वो नहीं खाना। हाँ, सब नहीं करते, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए करते हैं, तो उन सब का अपना है फिक्स्ड। वो वी जस्ट नीड टू फाइंड द राइट थिंग। ओके,
और जैसे अगर बच्चा कई बार ऐसा होता है 8-9 महीने से ऊपर बच्चा हो गया है बट स्टिल बच्चा क्या कर रहा है कि थोड़ा खा रहा है फिर उसको स्पिट कर रहा है, मतलब क्या हमें बार बार उसे ऑफर करना चाहिए कि अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो उसे धक्के से खिलाना है या नहीं खिलाना है? तो फोर्स फीडिंग नहीं करनी है। एक बार बच्चे ने माउथ टाइटली बंद कर लिया एंड द बेबी इज नॉट रेडी टू फेस यू व्हाइल यू आर ट्राइंग टू फीड, कि एकदम बस हटा दिया माउथ, तो हम फोर्स फीडिंग नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंटली ऑफर करना है। 12 मंथ्स तक तो बेबी कैन नॉट रन अराउंड, हमारे पास ही है, हाई चेयर पे बिठाओ। बट कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो आप थाली सजा दोगे अपने आप हाथ से उठा के खाएगा। कुछ हो सकते हैं क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है हर चीज़ की, बट दैट इज नॉट व्हाट एन एवरेज किड डज। एवरेज क्या काम होता है हमारे लिए कि मेरा काम है मैं स्पून में भरूंगा, लिप्स और टंग तक ले जाऊंगा, बेबी को माउथिंग का रिफ्लेक्स होता है, वो सारी चीज़ माउथ में डालता है, तो वो भी डालेगा। वो पहले टेस्ट करने की कोशिश करेगा, खेलेगा उसके साथ, हो सकता है अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम में तो स्पिट आउट भी कर दे, नो प्रॉब्लम, सेकंड स्पून ऑफर करेंगे। ऑफर तब तक करेंगे जब तक बच्चा माउथ टाइटली बंद ना कर ले। एक बार बंद कर लिया और हमने वो फोर्स फीडिंग वाले फेज में आ गए तो जिद्दी तो ये लोग हमसे ज़्यादा है, फिर नहीं मानेंगे। एक बार फोर्स वाला दिख गया उनको कि मेरे से कुछ फोर्सफुली करा रहे हैं, तो देन द बेबी विल डबल डाउन ऑन टू इट, फिर बिल्कुल नहीं लेंगे, तो वो प्रॉब्लम है। सो जैसे अभी इसी एज की बात हो रही है तो लाइक हमें कब फॉर्मूला मिल्क कब बंद कर देना चाहिए? देखो मिल्क का जो वी नीड टू टॉक ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, Correct. ठीक है। नॉर्थ इंडियन ऑब्सेशन विद मिल्क इज टू मच। आपकी मम्मा भी अभी भी कहती होंगी दूध पी ले, है ना। तो हमें देखना है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है कि हाइड्रेशन पूरी हो रही है नहीं। हाइड्रेशन मतलब जितना, अगर आपका बेबी 10 kg का है तो 1 लीटर लिक्विड चाहिए उसको 24 आवर्स में। ओके, वो लिक्विड में मिल्क भी है, वाटर भी है, कोकोनट वाटर भी है, घर का निकला हुआ होम प्रेस जूस विदाउट शुगर्स विदाउट स्वीट्स, फ्रेश जूस वो भी है, ठीक है। सूप्स भी हैं, वेजिटेबल सूप्स भी हैं, प्यूरीज भी हैं, शेक्स थोड़ा सा बीच की लाइन है शेक्स में, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट घर के बने हुए बिना चीनी के, है ना। तो हाइड्रेशन मेंटेन्ड हो गई। उसके ऊपर मिल्क हमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन ये सब दे रहा है। पनीर और बेटर देता है ना। योगर्ट और बेटर देती है, सोय और बेटर देता है, एग्स और बेटर देते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे अभी आपने एग्स की बात की, तो एग्स को हमें बॉइल्ड वाले उसमें देना है या कुछ उसमें मैंने देखा कुछ वीडियोस आ रहे थे कि बच्चों को थोड़ा सा वो पका के देना चाहिए। हाँ, तो वो किस तरीके से बच्चे को देना वो चाहिए? बच्चों के ऊपर होता है, हमें कुक करना है। तो बॉइलिंग का भी मेन इंटेंशन यही है कि द थिंग बिकम सॉफ्ट, है ना। और कुकिंग का भी सेम इंटेंशन है। तो हमें ट्राई करना है, बेबी जैसे ले लें। तो अगर 7 मंथ्स 8 मंथ्स का बेबी है तो बॉइल्ड या इवन भुर्जी थोड़ा मुश्किल होता है उन लोग को स्वॉलो करना बिकॉज इट्स ड्राई। सो व्हाट आई यूजुअली टेल पेरेंट्स इज कि मिक्स इट विद अ गुड कार्ब्स का सोर्स, कि बच्चा ओट्स ले रहा है उसमें मिक्स कर दो। कुक करने के बाद पैनकेक बना के ब्लेंड कर लो, पेस्ट जैसा बना दो, तो वो सॉलोइंग के लिए भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और बच्चों को न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल तो जाएगा। उसमें येलो पार्ट देना ज़्यादा बेटर है? दोनों चीज़ें देनी है। ओके। मेरे जो एग वाइट एवरेज कहते हैं, टोटल एग इज 6 ग्राम प्रोटीन्स, एग वाइट इज 4 ग्राम्स, योक इज 2 ग्राम्स, और उसमें गुड फैट्स भी होते हैं। बच्चों के लिए येलो इज ऑल्सो, द योक इज ऑल्सो गुड, इट इज नीडेड। सो अब हम बात करें न्यूट्रिशन की। अगर हम लाइक वी हैव सो मैनी मिथ्स, हम मॉडर्न पेरेंटिंग में आ जाएं कि बच्चा जब पैरा होता है, इज लाइंग डाउन, उसके बाद वो क्रॉल करता है एंड देन ही वॉक्स। उसके बीच में बहुत सारी मिथ होती हैं कि आप उसको वॉकर पे चलाओ, वॉकर पे चलाने से बच्चा जल्दी चलने लगे, या नहीं चलाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर नहीं चलाना चाहिए तो व्हाट आर द एक्सरसाइज इन दीज स्टेजेस जहाँ पे वो क्रॉलिंग करने वाला है और बच्चा खड़ा होकर चलने वाला है, जिससे बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो स्पीड से हुआ, नहीं एक्नॉलेज दैट पार्ट कि हाँ मैं चलने लगा हूँ बहुत जल्दी। वो क्या क्या एक्सरसाइज होती हैं वो? हाँ, तो सबसे पहले तो वॉकर्स की बात कर लेते हैं। तो जो ट्रेडिशनल वॉकर्स हैं तो वो देखने में तो हमें ऐसे लगेगा कि बच्चा बहुत अच्छे से और तेज़ तेज़ चल रहा है, बट उसके 2 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पहला प्रॉब्लम है कि यूजुअली वो मेटल का होता था तो इंजरी प्रोन है, और बच्चे की जो स्पीड है वॉकर के ऊपर वो 3 फीट पर सेकंड से तेज़ हो जाती है। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि उतनी तेज़ इस एज पे, क्योंकि ये 7-8 मंथ्स पे स्टार्ट कर देते हैं ऑफर करना लोग, तो उस एज पर उतना तेज़ चलना डेंजरस हो सकता है कि स्टेयर से गिर सकता है बच्चा, कहीं लग सकती है, और उतनी हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट होगा तो इंजरी भी ज़्यादा आएगी। हमारी बॉडी बनी है इंजरी झेलने के लिए बच्चों की, बट इतनी तेज़ इंजरी झेलने के लिए नहीं बनी। तो वो मेटल पार्ट से इंजरी होएगी, बच्चा मूव करेगा उससे इंजरी हो सकती है। तीसरा जो उसका वो पोर्शन होता है जिसमें बेबी का हिप रहता है, ठीक है, वो फिक्स्ड होता था ट्रेडिशनल वालों में। तो बच्चों की टिपटो वॉकिंग की टेंडेंसी, कि जिस बच्चे की हाइट छोटी है, पैर नीचे तक नहीं पहुंच रहे, वो टिपटो करेंगे। जिस बच्चे का पैर पहुंच भी रहा है नीचे तक,
उनके लिए प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं कि जो सेट्स ऑफ मसल्स हैं जो मेरे को एक्टिवेट करानी है उस वॉकिंग के लिए, उससे अलग मसल्स एक्टिवेट होती हैं। मसल्स तो एक्टिवेट होती हैं नो डाउट, बट उससे थोड़ी अलग होती हैं। तो फिर क्या होता है, कभी कभी ये देखा गया है कि बल्कि वॉकर्स यूज़ करने से तो वॉकिंग थोड़ी डिले हो गई बच्चे की, क्योंकि वॉकर उसको बैलेंस करना है इतनी तेज स्पीड पे। तो बच्चा अपने लिए क्या बना लेता है कि अच्छा ये बैलेंस ऐसे करना है तो मैं ये वाली मसल जब डेवलप हो गई है तो वो उसका ये सेंस रहता है। बट जब खुद चलना होता है तब उसको स्ट्रेंथ चाहिए ना, तो स्ट्रेंथ के लिए मेरे को काफ चाहिए अच्छे से, तो वो फिर वो वाला मसल ग्रुप अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसलिए वॉकर्स यूजुअली, मतलब आई आस्क पेरेंट्स टू अवॉइड। को किसी का ऐसा है कि नहीं करना ही है, देखना ही है, तो फिर वो जो हिप जिसमें एडजस्ट हो सकता है वो वाला यूज़ करने बोलता हूँ। बट एज अ रूल इफ़ वी कैन अवॉइड, क्योंकि कुछ फ़ायदा है नहीं उसका। देखने में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चा देखो उड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, बट ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, नुकसान हो सकता है। एंड व्हाट्स द अल्टरनेटिव अगर ये नहीं यूज़ किया? हमें आज की डेट में तो देखो अर्बन स्पेसेस में स्पेस की प्रॉब्लम है, हाँ, ठीक है? correct, तो बच्चे को ओपन स्पेस देना है जितना हो सकता है, फर्नीचर साइड करके सॉफ्ट मैट लगाओ, बेबी को लेट द बेबी बी ऑन द फ्लोर, ठीक है? सारे एजेस ऑफ फर्नीचर्स हम लोग कवर कर लें सो दैट द बेबी डजंट गेट इंजर्ड। जब क्रॉलिंग वाला स्टेज है, मान लो 6 मंथ्स आ गए, बच्चे को नीचे इंडिपेंडेंटली बिठाओ, आप देखना वो ट्राइपॉड में जाके अपने आप ही पुश करने लगेगा, या पीछे की तरफ या आगे की तरफ, तो आ गया। अब ये भी हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे क्रीपिंग क्रॉलिंग से ज़्यादा जल्दी अब खड़े होने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत जल्दी ले रहे हैं। क्रॉलिंग करता ही नहीं है। एक रीज़न तो एवोल्यूशन है कि जल्दी जल्दी अब डेवलपमेंट हो रही है। दूसरा रीज़न ये भी कन्फाइंड स्पेसेस, उसे लग रहा है क्रॉल की जगह तो है नहीं, तो मैं खड़ा ही हो जाता हूँ यार, ये तो क्या मेरे फ्यूचर में भी लाइक बच्चे सीधा खड़े ही होने वाले हैं। हाँ 100%, क्योंकि माइलस्टोन बहुत जल्दी जल्दी। आज भी आई हैड अ किड हु 2.5 मंथ्स पे कंप्लीट नेक होल्डिंग थी, है ना, और 11 मंथ्स पे 12 मंथ्स पे पॉटी ट्रेंड, ठीक है, कि वो जाकर करते ही पॉटी चेयर में है, ठीक है। मिले मेरे को 1.5 ईयर्स पे थे, बट वो क्योंकि मैं 1.5 ईयर्स पे सेंसिटाइज करना स्टार्ट करता हूँ कि अच्छा टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए ये करना है वो करना है, वो पेरेंट्स मेरे को मिले, वो बोले जब मैंने बोला उनको कि अच्छा ऐसे सब करना है, वो बोलते तो करते हैं ये तो कब से कर रहा है, 11 मंथ से कर रहा है। दोस्त पेरेंट्स तो बट ये मेरा बताने का मकसद फोमो कराना नहीं है आपको, या जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको ये समझना है, कंपेयर तो लाइफ में नहीं करना किसी चीज़ से, ठीक है। सो देयर इज नथिंग, यू डोंट नीड टू फील द फेयर ऑफ मिसिंग आउट। वो उस बच्चे की जर्नी है भैया, करने दो उसको। ऐसा कुछ अलग उन पेरेंट्स ने भी नहीं किया, उस बच्चे ने भी नहीं किया, इट वाज जस्ट इट्स पोटेंशियल, दैट इज ऑल। तो हम लोग ऐसा इन बातों में ना बहें कि जो कह रहा है कि ये स्लीप साइकिल के लिए ये कर लो, है ना, वॉकिंग के लिए ये कर लो, वो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस जगह देनी है बच्चे को। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो अपने आप करेंगे। मसाज कंटिन्यू रखनी है, 6 मंथ्स के अराउंड सिटिंग करा दो, टमी टाइम एक्स्ट्रा दे दो, अपने आप क्रीपिंग क्रॉलिंग करेंगे। वो नहीं इंटरेस्टेड, कोई चीज़ पकड़ के देखोगे आप खुद खड़ा होना स्टार्ट हो। मैं ये पार्टी करा दूंगा, पेरेंट्स को लगे ही ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं डाल दो, बट वो भी ऐड कर देना जो फोमो वाला बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, फोमो की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अब बच्चे से खाना खाते टाइम लोग स्क्रीन टाइम दे देते हैं, उनको मोबाइल पकड़ा दिया है नो सामने, या फिर टीवी पे कुछ चला दिया कि बस मेरा काम हो जाए, बच्चा फ़ोन देखता रहे। हाँ जी। सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? हाँ, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो वर्चुअल वर्ल्ड की ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, रियल लाइफ में उसका कोई कंपैरिजन नहीं। जो मूवमेंट शिफ्ट्स होते हैं, जो कैमरा कट्स होते हैं, वो अगेन रियल लाइफ में मैं तो ऐसे ही चलूँगा ना धीरे धीरे, ऐसा कट होके तो नहीं आ सकते। तो वो बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और ब्रेन को एकदम ब्रेन फज बन जाता है उनका। तो ब्रेन रॉट टर्म मतलब बच्चों के लिए भी है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों के लिए। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है उसके साथ। और इस वजह से सारी डेवलपमेंटल माइलस्टोन जैसे मैंने बताया, नेक होल्डिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सब जल्दी आ रहा है। बट लैंग्वेज जब स्क्रीन्स इंट्रोड्यूस हो गए तो बच्चे, एक तो हमारे जो सोशल अवेयरनेस है, अप्रोप्रिएटनेस फॉर अ सर्टन सोशल सिचुएशन, वो हैम्पर हो जाता है, ठीक है। लैंग्वेज की डेवलपमेंट, क्योंकि मुझे अब आदत पड़ गई है कि मैं एकदम ये ब्राइट चीज़ें देखूँ, सुनूँ फास्ट, मैं वो कैच नहीं कर पा रहा तो बोल ही नहीं पाऊंगा, तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हैम्पर होती है। मेरा बिहेवियर विद अदर पीयर्स, other elders, that will be cut off, that will be different. I will only be engaged in one little small narrow view of my own of the world. तो वो सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है, ठीक है, पूछने वाला था ये। पूरा स्पेक्ट्रम में समझ गया था स्क्रीन टाइम आते ही। तो एक्चुअली में स्क्रीन टाइम इज द बिगेस्ट कल्प्रिट फॉर इंक्रीजिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। और किसी को ऑलरेडी है तो ऑटिज्म तो मैं यही बता रहा हूँ, जिस बच्चे को ऑटिज्म है, आप पेरेंट्स से हिस्ट्री निकालोगे तो 95% ऑफ द केसेस आप देखोगे कि स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा था। स्क्रीन टाइम हट गया, विद इन 6 मंथ चीज़ें सब नॉर्मलाइज हो गई। इतना ज़्यादा डायरेक्ट एसोसिएशन है। फिश
हाँ, है ना। तो 2 years तक अमेरिकन अकेडमी ऑल्सो सेज नो स्क्रीन टाइम्स, ठीक है। पहले और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थे, बट इवॉल्विंग टाइम्स के साथ वो भी थोड़ा लिबरल हो गए हैं कि 2 2 साल years कर तक दिया तो नो उन्होंने। स्क्रीन टाइम। 2 years के बाद फिक्सेट करना है कि डोंट मेक स्क्रीन टाइम अबाउट द स्क्रीन, मेक इट अबाउट द फैमिली और द थिंग दैट यू गाइज आर डूइंग। ओके। तो 1 घंटा एक दिन में कर सकते हो 2 years के बाद, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा फोकस उस पर है कि हम लोग एक कॉमन एक्टिविटी कर रहे हैं, फूड कुक कर रहे हैं, कुछ टेक्सचर्स हैं, साउंड्स हैं, कलर्स हैं, खाना साथ में खा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चे के साथ, मे बी सम म्यूजिक इज प्लेइंग, दैट इज सेफर कंपेयर टू कि जस्ट। तो अब एक सिंगल कोई एक वो नहीं है डिक्टेट करेक्ट। कि 0 और 100 वाला नहीं है। तो बीच का अलाउड है 1 hour after 2 years of age, बट वो शुड बी एन एंगेजिंग एक्टिविटी कि सिर्फ स्क्रीन्स के बारे में नहीं होनी चाहिए। सो इसी केस में एंगेजिंग की बात करें, व्हाट आर द टॉयज वी शुड सजेस्ट टू, लाइक बच्चे के लिए हम जो टॉयज लेके आते हैं, कौन से टॉयज ऐसे हैं जो नहीं लाने चाहिए और कौन से हमें लाने चाहिए ताकि उसका स्क्रीन टाइम कम हो? हाँ, एक तो ये वॉकर हो ही गया कि जितना हो सकता है कर लेंगे अवॉइड। फिर एज के हिसाब से है कि जैसे फर्स्ट 2 to 3 months हम लोग फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जो स्क्रीन टाइम वाली एज है ना, उसमें जो स्टेशनरी टॉयज हैं, प्ले जिम्स हैं, प्ले मैट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऐसे डिवाइसेज हैं जो साउंड भी क्रिएट कर रहे हैं और एजुकेटिव मटेरियल भी बोल रहे हैं, ABC 1 2 3 बॉडी पार्ट्स विद लाइट्स। तो वो थोड़ा एंगेजिंग हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्टिंग हो जाएंगे। बच्चों का माइंड बहुत फिकल होता है, सो वो तो चेंज करना चाहेंगे बार बार। तो हमें वी विल हैव टू बी ऑन आवर टोज कि हमें भी साथ साथ फिर चेंज होते रहना जल्दी से। कोई ऐसे टॉयज भी हैं जो कि नहीं लेने चाहिए कि यार ये तो बिल्कुल ही मतलब? एग्जाम्पल दो तो मैं बोल सकता हूँ, बाकी देखो स्क्रीन टाइम जितना डेंजरस तो कोई और टॉय है नहीं। मतलब ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो अगर उस हिसाब से देखो तो बेसिकली कुछ भी जो स्टेशनरी है, थोड़ा लाइट क्रिएट कर रहा है सेफ है, साउंड क्रिएट कर रहा है सेफ है, बच्चे को एंगेज रख रहा है। ओके। और एंगेजमेंट के साथ साथ कुछ एजुकेटिव भी डाल रहे हैं, जैसे वो बताया वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स और न्यूमरल्स, है ना, वो सब, या स्टोरी बुक्स जो पिक्चर्स वाली हैं। बुक्स भी आने लगी हैं जिसमें Pop-ups। भजन चल रहे हैं, एक्चुअली अच्छा, बटन दबाओ हाँ, तो वो बुक्स ऐसे खुल रही हैं। तो वो भी ठीक है, काफी अच्छी चीजें हाँ, आ तो रही हैं म्यूजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉपअप बुक्स आती हैं, वो भी बच्चों को इंटरेक्टिव फील भी मिलती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो वी कैन यूज ऑल ऑफ दोस। ट्रू। ओके, समथिंग फ्रॉम माय फादर साइड, लाइक एक ना कंगारू फीडिंग, व्हाट इज दैट? और लाइक ऐसा क्यों होता है कि फादर का टच भी तो बच्चे के लिए ज़रूरी होता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल होता है ना। आप देखोगे कि जब तक बच्चा मदर के पास नहीं जाता है तो बच्चा चुप नहीं होता है, वो भी ऐसा है। नहीं, तो व्हाट्स लाइक नहीं, तो व्हाट इज दैट? नहीं, वो मिथ है। वो बेसिकली मे बी दोज फादर्स आर ट्राइंग टू अंडरमाइन देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टच बच्चे को अच्छा लगता है, फिर हैबिचुएशन की बात होती है। हाँ, ये डेफिनेट है कि मम्मी का स्मेल, मम्मा का टच, मम्मा का जो स्किन का वार्मथ है, वो थोड़ा सा ऑलवेज विल बी डिफरेंट कंपेयर टू अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। बाकी जो कैंगरू केयर आप बता रहे हो, कैंगरू केयर इज़ नथिंग, जस्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ओके। तो जो बच्चे हमारे प्री टर्म जन्म लेते हैं टाइम से पहले, या जो बच्चे बहुत सिक होते हैं, तो उनको सांत्वना, कामनेस, स्टिमुलेशन फॉर ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें चाहिए। तो वो कैसे आती हैं? जब हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करते हैं, बेबी को रैप करके रखते हैं, तो स्टिमुलेट होते रहते हैं हमारी ब्रीदिंग के साथ बेबी, और वार्मथ मिलती है। तो वो उस हिसाब से ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। और कैंगरू केयर मदर दे सकती है, फादर दे सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी सब दे सकते हैं प्री टर्म वाले बेबीज़ में और सिक बेबीज़ में। टर्म बेबीज़ यूजुअली बहुत ज़्यादा फिनिकी हो जाते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट पे, क्योंकि उनको लगता है दिस इज़ टू हॉट फॉर मी टू हैंडल। तो वो उनके लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर नहीं माना जाता है यूजुअली। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और कैंगरू केयर प्री टर्म बेबीज़ और सिक बेबीज़ के लिए। मैं थोड़ा फादर्स की साइड ज़्यादा ले रहा हूँ शायद, है ना? नहीं लेनी चाहिए। नहीं, सब प्रेगनेंसी के बाद फीमेल को ना पोस्ट प्रेगनेंसी जो ट्रॉमा होता है, हाँ जी, मेल को भी होता होगा। हाँ, बट ऐसा बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च्ड नहीं है वो टर्म। और मुझे लगता है कि जो लोग उसको परपेचुएट करना चाह रहे हैं, देखो इमोशंस सबके रहते हैं। डिप्रेशन वैसे भी बिना प्रेगनेंसी के भी एक प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन नहीं है, है ना, वो बिना प्रेगनेंसी के भी है प्रॉब्लम। बट अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि न्यू फादर को पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, तो वो थोड़ा सा जायज़ नहीं है, बिकॉज देन आई एम ट्राइंग टू रीच आउट इनटू द एरिया वेयर, मतलब जो एक टर्म फीमेल्स के लिए बना है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ विच दे हैव बीन थ्रू, और उनके जो हार्मोनल वेरिएशंस हैं उसके लिए बना है। तो दैट लेबल आई कैन नॉट यूज़ फॉर द हस्बैंड ओनली बिकॉज कि आपकी बॉडी में वो सब हार्मोनल चेंजेस हो नहीं रहे। तो आपको डिप्रेशन हो सकती है, बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन मैं हस्बैंड्स के लिए नहीं बोल सकता।
क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टर्म है जिसका एक स्पेसिफिक कॉज है, तो वो कॉज हस्बैंड्स में नहीं होता है। तो डिप्रेशन नो डाउट एनीबडी कैन हैव इट, एंड देयर इज नो, इसलिए होता है ना कि जागना पड़ेगा, वो एंजाइटी हो सकती है। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक नाउ। नहीं, कोई स्टिग्मा नहीं है इसमें, डिप्रेशन हो सकता है, बट उसको पोस्टपार्टम लेबल करना, क्योंकि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन फीमेल्स इज बिकॉज ऑफ 100 थिंग्स, है ना, तो वो 100 थिंग्स हमारी बॉडी में नहीं चल रहे हैं, तो हम लोग नहीं उसको। तो डॉक्टर जब अब जैसे अब पोस्ट इसकी बात कर रहे हैं, लाइक आपने भी अपने क्लिनिक में बहुत फेस किया होगा कि AI और चैट GPT आने के बाद people start to believe more in the chat GPT or Gemini than a doctor. How do you see that part कि AI कैसे, आजकल तो बहुत सारी apps भी आ गई हैं, you give them the कि यार ऐसा हो रहा है and they know your all history. So do you think कि यार ये चीज़ गलत है एक तरीके तक? देखो चैट GPT AI, देखो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस कभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलत है, बट उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कैसे कर रहे हैं और इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं सही बात बोल रहा हूँ और इट इज़ कन्फर्म्ड बाय समथिंग विच इज़ फ्रीली अवेलेबल, तो पेरेंट्स का तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही ना। बट कभी कभी वो बहुत वाहियात चीज़ें बोलता है, तो वो पेरेंट्स भी समझ जाते हैं। एक पेरेंट ने मेरे को बताया था कि टू रिमूव द आई लैशेज फ्रॉम माई बेबीज आईज, चैट GPT रिकमेंडेड मी कि ब्रेस्ट मिल्क डालो आई में। तो वो तो समझदारी थे ना, तो उन्होंने नहीं किया, वो बोले कि इसलिए हम आ गए मिलने के आपसे। तो इतनी समझदारी रखनी पड़ेगी अगर हमें ये डिवाइसेस यूज़ करने हैं, क्योंकि ये हमसे, हम उनसे नहीं है, ये तो समझना पड़ेगा कि आपको इरिटेशन तो हो जाती होगी ना, लाइक सामने से डॉक्टर बन रहा है कोई बंदा, तो आपको इरिटेशन तो बहुत होती होगी है। मेरे आगे तो यूजुअली नहीं बनते पेरेंट्स कि हाँ, मतलब नहीं, वो जो भी रीज़न है, बट हाँ कभी कभी हो जाता है, बट बहुत कम लोग ऐसे बनते हैं। हाँ, वैक्सीन की एंजाइटी आजकल थोड़ी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस एंटी वैक्सर मूवमेंट, बट वो भी फिर समझाओ तो वो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमें तो लगवानी है, बट इसका रीज़न क्या है कि इतना वैक्सीनेशन के अगेंस्ट सब प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो वो समझा दो, रीज़न समझा दो तो हो जाता है, क्योंकि एवरीवन हैज़ देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। हमारा सिंपल फैक्ट है, पिछले 50-60 साल में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हुए हैं, और उसका रीज़न अकेला वैक्सीन ही है, तो वो स्किप नहीं करनी चाहिए। ओके, सो डू यू थिंक लाइक जैसे पहले के जो बच्चे होते थे बोलते हैं कि ज़मीन से ज़्यादा टच होते थे, तो आजकल बच्चे ज़मीन से ज़्यादा टच नहीं होते, हमने बहुत ज़्यादा छुई मुई बना दिया है बच्चों को। सो डू यू थिंक कि इस चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे, कि बच्चों को रो छोड़ना चाहिए थोड़ा सा ताकि वो उस चीज़ों में ढले, अडेप्टेशन, थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन जो हम बोलते हैं चार्ल्स की, वो उनके अंदर आनी चाहिए? और यू थिंक कि फ्यूचर किड्स विल बी वीकर और जस्ट दे आर स्मार्टर? नहीं, दे आर स्मार्टर ऑल्सो, स्ट्रॉन्गर तो देखो हमारा एनवायरनमेंट ही बनाता है हमें, तो एपिजेनेटिक्स है वो सारा, तो बच्चों का जैसा एक्सपोजर हुआ है वैसे बन जाएंगे। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बच्चे को मिट्टी वाली जगह पे एकदम से छोड़ दो ताकि सारा डिफेंस इकट्ठे से आ जाए, वो सेफ़ नहीं है। जैसे बताया अभी ना, सॉफ्ट मैट लगा के 6 महीने के बाद से बेबी को छोड़ना है ताकि वो अपना डेवलपमेंट खुद से करें, और ऐसा नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो बी स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर भी 100% होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनली भी तो अवेयर है ना, राइट। तो चीज़ें विल इम्प्रूव ओनली, ऐसा नहीं है कि हमेशा खराबी होनी है, तो चीज़ें इम्प्रूव होएंगी, और पेरेंट्स अगर स्मार्ट हैं तो थिंग्स विल इम्प्रूव ओनली, विल नॉट गो बैक। एक शायद हमने पीछे स्किप कर दी एक चीज़, नॉर्मली लेडीज़ या मदर्स जो भी हैं वो क्या करते हैं कि पाउडर यूज़ करते हैं बेबी को थोड़ा सुखाने के लिए, लाइक डाइपर लगाते हुए पाउडर डाल दिया। इवन मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने एक्चुअली खरीद लिया था, फिर मुझे किसी ने रोका कि ये नहीं करना चाहिए, तो वो मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो बचपन से यही देखा है कि हमारे वहाँ पे कुरुक्षेत्र में या मतलब टाउन्स में नॉर्मली पाउडर यूज करते हैं बेबी को सूखा रखने के लिए, तो वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? पाउडर्स एक्चुअली उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, फिर से वही पोल्यूशन वाली बात है, तो टैल्कम पाउडर्स और कोई भी पाउडर्स बेबी के आसपास आपको अपनी बॉडी पे भी नहीं लगाना, बेबी को तो बिल्कुल नहीं लगाना, बिकॉज वो एयर में जाता है, बेबी के नॉस्ट्रिल्स में जाएगा, आईज में जाएगा, डिपॉजिट अगेन लंग्स में होगा, इरिटेशन कराएगा, टॉक्सिक, टैल्कम तो टॉक्सिक है बच्चों के लिए, तो इसलिए अमेरिकन अकेडमी हैज आल्सो बैंड ऑल ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। पाउडर्स यूज़ नहीं करने हैं बच्चों के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स आते हैं, कोकोनट ऑयल बेस्ट मॉइस्चराइजर है, Right. वो यूज़ करो जितना यूज़ करना है, नो प्रॉब्लम। नाइस क्वेश्चन। दिस फाइनली कम्स टू अ रैपिड फायर राउंड। आई होप यू आर रेडी। ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है पॉडकास्ट का। बोलो, आपके क्वेश्चन तो रैपिड होंगे, आंसर का पता नहीं रैपिड होंगे। ब्रेस्ट फीड और फार्मूला? ब्रेस्ट फीड ऑलवेज। हाँ, अगर बच्चा नहीं ले रहा तो भी नहीं ले रहा तो फिर तो वी हैव टू फाइंड ऑप्शन ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला में कंपटीशन नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग ही है। ओके, वैक्सीन बिगेस्ट मिथ? कि दे कैन बी हार्मफुल फॉर योर बेबी, और जो कि एक्चुअली नहीं होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। नेवर एवर?
हाँ, नहीं। आई विल नहीं नॉट इंक्लूड द कोविड वैक्सीन इन दिस, क्योंकि वो डिड नॉट गो थ्रू द रिग्रेस जो भी हमारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन वाले ट्रायल्स होते हैं. बट फॉर एवरी अदर वैक्सीन जो 50-60 ईयर्स से हमारे पास, दे आर ऑल सेफ एंड बेनिफिशियल. वन हैबिट विच पेरेंट्स शुड स्टार्ट लाइक मॉडर्न एरा में. Not take excessive stress and don't get influenced too much by Insta. Screen versus toys. Skin versus toys. Screen versus time. Toys, any day toys. Okay, strict or gentle massage? Firm massage. Firm massage. Okay, so second my question is strict versus gentle parenting. Gentle parenting. रियली ये तो मरण कर देने. नहीं वो इनको सीधा करो डंडे से, बच्चे के लिए डंडा नहीं चाहिए. नहीं बट वैसे हम भी तो डंडे से ही सीख के आए हैं यार. हम देखो कोई बात नहीं, तो हमारे पास बैगेजेस है ना, जुत्तियां तो पीर सीना से जुत्तियां नहीं बट ऐसे तो नहीं मैनू नहीं पई जुत्तियां, बट जिन्नू पईया ने ओदे कोल ट्रॉमा हैगा, बैगेज हैगा. नहीं वो बैगेज नहीं है. देखो मैं बिल्कुल शांत, बहुत स्वभाव शांत है मेरा. बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अब बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाए, बहुत ज़्यादा कहीं बच्चा ऐसी चीज़ें सीख लेता है जो कि उसको नहीं सीखनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए जिद कर, इरिटेशन हो जाए उसको, और बात करने का तरीका चेंज हो जाए उसका. तो लाइक यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट सम टाइम ना. उसको ये तो बताना पड़ेगा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है. तो जेंटल पेरेंटिंग का ही पार्ट है दैट यू हैव टू गिव टाइम आउट्स. बच्चा जिद कर रहा है तो आप भी जिद नहीं करोगे उसको, या चपेट नहीं मारोगे, उसको टाइम आउट देना है. 5 minutes 10 minutes टाइम इन नो सेंस. यू एक्सप्लेन इट टू द बेबी कि जब तक ये हंगामा बंद नहीं होगा नेक्स्ट स्टेप नहीं होने वाली है. बच्चा 5 चीज़ों के लिए जिद कर रहा है, आपको सिर्फ 3 पूरी करनी है, 2 पूरी नहीं करनी. ओके ठीक है, ये जेंटल पेरेंटिंग का ही पार्ट है. ओके ठीक है, तो मैं डंडे वाली पेरेंटिंग के लिए मना कर रहा हूँ. ओके टाइम आउट्स आर अ पार्ट ऑफ जेंटल पेरेंटिंग. ओके हाँ वो दिखा तो सकते हैं. ठीक है, एक I will चीज तो not पेरेंट्स को इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए. इमीडिएटली बंद. कंपेयरिंग योर किड टू अदर किड्स. Every kid is different. हाँ They're बिल्कुल. special. So finally we have finished the rapid fire round. It goes 5 on 5. ठीक है, थैंक यू. हैम्पर का है मेरा. ये टीवी देंगे हम क्योंकि उठा के ले जाऊँ. so your we coming to the final part. What's your final recommendation for a modern parenting? Stay stress free. You have all the help that can be provided to you, even compared to the previous generations. कि सारी जनरेशन से कंपेयर करो, आप लोग सबसे ज़्यादा लकी हो, आपके पास सारी दुनिया भर की हेल्प है, तो स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है. बट उल्टी सीधी हरकतें ना करो इंस्टाग्राम देख के, बस इतना ही है. ठीक है, हम भी इंस्टाग्राम पे ही आएंगे. ठीक है, तो ठीक है. So this was it. Thank you for watching this episode, and my final advice to you as a parent, please consult your doctor before doing anything stupid. Instagram देख के, जैसे डॉक्टर ने बोला कि Instagram देख के डॉक्टर मत बनो. There are doctors who does this and they are professional. You are not professional. Do the things with the consultation of doctor. और ये जो myths है इनको बस्ट करो. इसलिए पॉडकास्ट बनाया था. आपके अंदर भी लगता है कि आपको कि ये मिथ भी है या मेरी नानी दादी ये बोल रही हैं, तो प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट. We'll answer them from the doctor side, and we'll tell doctor also to reply to them. And if you have any query, please go to comment box and write your comment in the query mode. So thank you very much for watching this episode. Please like, subscribe and share to this episode if you liked it, and we'll come up with more episodes. Thank you. Thank you guys. Thank you, doctor. Thank you so much. Thank you.